सर ठीक वो है। वाला बढ़िया वाला क्वेश्चन भी समझाना था एक बच्चे को, हर्षुल त्यागी को। कौन सा बेटा? वो मैंने लास्ट क्लास में, शायद लास्ट में ही समझा दिया था, शायद यस आप सर, वो चले गए होंगे। कंप्लीट हो गया था। मैंने सर यस वो उसको हो सर। गया था सर वो कंप्लीट। एक्चुअली कंप्लीट हो कंप्लीट गया कर दिया था, था। आपने कहा था कि हाँ हो अपने गया एंड से था। करना है। हाँ, वो मैंने ओके सर। मतलब करवा दिया था बेटा। ये सामने आपके शायद सोल्यूशन दिख ही रहा होगा अभी आपको, ये जो यहाँ पे है ना, ओके ये सर, उसी फिर का भूल गया हूँ। सोल्यूशन। कोई नहीं नहीं, एक्चुअली आप चले गए होंगे पहले, भूल नहीं गए होंगे, आप चले गए होंगे। मैंने शुरुआत में बोल के ना फिर शायद सबको भेज ही दिया था, तो उसके बाद वो बच्चा रुका रहा था, तो मैंने उसे समझा दिया था, अल्टरनेटिव तरीका बता दिया था, फिर साथ साथ मैंने दूसरी चीज़ भी बताई थी। ओके, तो लास्ट क्लास में हम पोल्यूशन के ऊपर बात कर रहे थे, और हमने देखा था कि पोल्यूशन के अंदर हमने दो चीज़ों के ऊपर, आपको याद होगा कि पोल्यूशन में हमने लेड और सीएफसी के बारे में बात किया था, और साइंटिस्ट का नाम था थॉमस म्यूगले। आई थिंक लास्ट क्लास में मुझे एक बच्चे ने बता भी दिया था ये चीज़। यस सर। राइट, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया, जो हमारे जिसे हम कहते हैं कि हमें एक अच्छे फ्यूल के अंदर जो हमें चाहिए होता है, तो उसमें क्या होता है कि पोल्यूशन को कम करे, राइट। तो ये पहली चीज हो गई। दूसरा होता है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, थोड़ी स्पेलिंग हो सकता है कहीं ऊपर नीचे हो, तो थोड़ा देख लेना। तो स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन में होता क्या है कि जैसे अब कोई फ्यूल होता है, राइट, तो हम जनरली जितने भी आपने देखा होगा सब में हम लिक्विड फ्यूल यूज करते हैं। लिक्विड फ्यूल एक्चुअली यूज इसलिए होता है क्योंकि उसकी स्टोरेज भी आसान होती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी आसान होती है, प्लस उसे यूज करना भी आसान होता है। जैसे आप ऐसा लगाओ, पहले टाइम पे हम जैसे ट्रेन तो अभी भी हमारी कोयले से चलती है काफी जगह पे, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड करना चाह रहे हैं उसको 100%, लेकिन अभी भी कोयले से चलती है। शुरुआत में जो इंजन बने थे, जो हमारे गाड़ियों के इंजन थे, वो इवन मतलब कोयले से चलते थे, लेकिन अब थिंक अबाउट इट कि सॉलिड को हमें जानबूझ के मतलब खुद फेंकना पड़ेगा। लिक्विड तो हमारा होता क्या है कि हम थ्रू ग्रेविटी, आपने देखा होगा इंजन जैसे बाइक ही होती है, बाइक की जो इंजन की टंकी होती है वो ऊपर होती है, तो इसलिए होती है ताकि जो फ्यूल है आपका जो बाइक के अंदर, वो जो इंजन है वो ऑटोमेटिकली अपने आप जाए, हम बस कंट्रोल करें उसकी कितनी क्वांटिटी जा सकती है, क्योंकि हम पहले से ही हम डिसाइड रखते हैं, लेकिन वो ग्रेविटी की तरफ से जाए, हमें एक्स्ट्रा कुछ पुश ना करना पड़े। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ एक फ्यूल का, जिसे कहते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जो हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, अंबाला से हम कहीं और लेके गए, ये तो है ही, साथ में ट्रांसपोर्टेशन आता है जब हम इंजन के अंदर काम कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन हो, तो इसके अंदर दोनों आ जाता है। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। इसके बाद आती है स्टोरेज। अब स्टोरेज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम गैस का, अगर हम कोई, जैसे सीएनजी हमारी गाड़ियां होती हैं, तो सीएनजी के लिए हमें एक्चुअली आप देखे जाए तो स्टोरेज की बहुत दिक्कत आती है। तभी जब हम गाड़ी को रिफिल करा रहे होते हैं, तो हमें गाड़ी से बाहर निकलने को कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम ब्लास्ट हो सकता है। तो वो स्टोरेज इटसेल्फ इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम, जिसमें जैसे गाड़ियों के अंदर जनरली हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस तो दे ही रखे होते हैं, लेकिन अगर सीएनजी लगानी है तो हमें अलग से स्टोरेज देनी पड़ेगी, अलग से सिलेंडर्स लगाने पड़ते हैं। तो इस स्टोरेज का भी हमें मतलब ध्यान रखना पड़ता है कि स्टोरेज इसके। हाँ बेटा। हेलो सर, फिर हम कार के पास ही भी खड़े होते हैं अगर ब्लास्ट हो जाएगा तो? हाँ, तो बेटा दूर खड़े होते हैं ना, जब सीएनजी भरवा रहे होते हैं तो दूर ही खड़े होते हैं। सर जो फिल कर रहा होता है फिर? क्या बेटा? क्या बोला आपने? सर ऐसे तो फिर सीएनजी को बैन कर देना चाहिए ना फिर तो। नहीं बेटा, बैन एक्चुअली क्या होता है, कमर्शियल प्रॉफिट वाली बात होती है ना, कि कमर्शियल अगर किसी चीज से प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ी बहुत जान चली जाए तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं लगती लोगों को। एक्चुअली ऐसा है कि जहाँ थोड़ा पैसा बच रहा हो ना, तो वहाँ पे उसकी ज्यादा कीमत होती नहीं है। जैसे एक बार एक स्टडी हुई थी, उस स्टडी में ये था कि मतलब एक गाड़ी कंपनी, आई थिंक फोर्ड थी इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, तो उसने क्या किया था, जो इंजन था वो उसने शायद फ्रंट में लगा दिया, मतलब फ्रंट या बैक में, ऐसा कुछ था जो लगाया था। तो अब उसके ऊपर केसिंग लगानी चाहिए ताकि उस पर कोई एक्सीडेंट हो तो मतलब वो बच जाए, मतलब कुछ ब्लास्ट ब्लास्ट ना हो। अब इस पे उन्होंने जब स्टडी करी तो देखा गया, तो उन्होंने ये पाया कि अगर मैं केसिंग लगाता हूँ, एक्सीडेंट होगा तो जान जाएगी, उसमें हमें पैसा देना पड़ेगा। वो पैसा मतलब हर एक गाड़ी में अगर आप केसिंग लगाओगे तो वो पैसा ज्यादा होगा, और जो एक्सीडेंट होंगे उसमें जो जान जाएंगी उनमें जो पैसा देना होगा वो कम देना होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम नहीं लगाएंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस फोर्ड कंपनी, मतलब कंफर्म यही कंपनी, लेकिन हाँ मतलब इस तरीके से था। तो इस तरीके से एक स्टडी हुई थी, तो उसमें उन्होंने फिर नहीं लगाया था। जैसे आपकी सीट बेल्ट ही है इवन, तो आपको शायद ना पता हो, लेकिन सीट बेल्ट लगाने के लिए इटसेल्फ कंपनियों ने अगेंस्ट में इसके वो रिव्यू रखे थे। क्यों? क्योंकि सीट बेल्ट लगाने के लिए इनको कॉस्टिंग पड़ रही थी।
तो वो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग नहीं चाहते थे, उसलिए मतलब मना कर रहे थे, लेकिन फिर मतलब ड्यू टू रेगुलेशन उन्हें लगानी पड़ी। तो कॉस्टिंग का एक्चुअली काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे आपने कहा ना कि बैन ही कर दो, तो ऐसा नहीं होता, बैन ऐसे ही हो जाती है। ठीक है सर ऐसे तो कुछ जाते हैं। हाँ बेटा, बहुत यार। चीजें वो पीछे जब डेवलपमेंट फेज हुआ था तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते जो चीजें आप अभी सीएनसी में वो देखते हैं वो अलग से उसमें क्यों बहुत लगा सारी है? सीबीएसई ने वो भी रिड्यूस कर दिया है हाँ बेटा, सिलेबस। 30% सिलेबस कहा तो है, लेकिन अभी ये थोड़ी आया कि कितना उसको मतलब कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। सर आ गया। सर आ सर गया आ नहीं गया आ आ गया? गया। सर आ गया है। सर आ गया, 7 तारीख को आ गया, 7 जुलाई को। सर आ ही गया। ये मैंने देखा नहीं है, ये देखा पर सर नहीं। हम तो सारे पढ़ेंगे एमटीएससी की वजह से। हाँ हाँ, हमें तो सारी पढ़नी यस सर, हमें तो सारे करना है। है। ओके सर आगे बढ़ो। अभी हम उस पर बात बाद में कर लेंगे। मैं एक बार देख के फिर आराम से जब बात करेंगे, पहले एक बार इस पे बात करते हैं। तो सभी को ये वाली चीज, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, सभी को ये चीज यस क्लियर है? सर। तो स्टोरेज भी हमारी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि स्टोरेज ज्यादा डिफिकल्ट होगी तो हमारी कॉस्ट ज्यादा लगेगी। ठीक है, उसके ऊपर और भी हम देखते हैं कि भाई स्टोरेज हमारी आराम से हो पाए। तो ये सारी चीजें स्टोरेज के लिए रहती हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी सेम। इसके बाद होता है रेट ऑफ बर्निंग। रेट ऑफ बर्निंग होता है कि जो जल रहा है वो कितनी जल्दी जल रहा है। जैसे इसको अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो जैसे हाइड्रोजन है, हम हाइड्रोजन एक्चुअली जैसे अगर नीचे जो 5th पॉइंट है हमारा, उसका नाम है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू है कि अगर मैं 1 किलोग्राम कोई फ्यूल है हमारे पास, अगर उसको मैं जलाता हूं तो मुझे कितनी एनर्जी मिलती है। तो जिस फ्यूल की जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। तो अब जब कैलोरीफिक वैल्यू के रिगार्डिंग देखा गया तो जो सबसे हाईएस्ट है वो होती है हाइड्रोजन, जो सबसे अच्छा फ्यूल होता है। लेकिन 141.7 whatever it is, अभी उसके बारे में बात नहीं करते। अभी इम्पोर्टेंट ये कि हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन है लेकिन हम हाइड्रोजन तो यूज नहीं करते, हम कहीं भी हाइड्रोजन नहीं यूज करते। तो एक्चुअली वो प्रॉब्लम है रेट ऑफ बर्निंग का। रेट ऑफ बर्निंग क्या है कि जब ये बर्न होता है तो एक्चुअली एक्सप्लोसिवली बर्न होता है, मतलब जैसे बॉम्ब फूटता है वैसे हाइड्रोजन बर्न होता है। तो अगर इस तरह से बर्निंग होगी तो जो हमारा इंजन होगा वो हमें काफी मोटा, उसकी जो जिसे कहते हैं जो थिकनेस होगी हमारी, जो इंजन के वॉल की, वो काफी मोटी लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो हमारा व्हीकल है उसकी एफिशिएंसी कम होगी, उसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और साथ में एक्चुअली क्या होता है, ये बॉम्ब के साथ जिस हिसाब से फटता रहता है तो उस वजह से शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। उन शॉक वेव्स प्रोड्यूस होने की वजह से भी हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल नहीं यूज कर पा रहे हैं। आगे आने वाले 40 से 50 सालों के अंदर हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हाइड्रोजन को हम यूज कर पाए एज अ फ्यूल। तो उसकी इस प्रॉपर्टी को किस तरह से निग्लेक्ट किया जाए उसके ऊपर अभी साइंटिस्ट लगे हुए हैं, राइट। तो रेट ऑफ बर्निंग इसलिए इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर हम पेट्रोल और इसका देखते हैं, डीजल का ही अगर हम देखते हैं, तो पेट्रोल के लिए जो हमारा प्रेशर चाहिए होता है जलने के लिए वो कम चाहिए होता है। लेकिन वहीं अगर मैं डीजल का देखता हूँ तो जो जितना हमारा प्रेशर पेट्रोल में चाहिए होता है उससे करीबन हमें 4 से 5 गुना प्रेशर चाहिए होता है डीजल के अंदर। इसीलिए डीजल और जो मतलब डीजल पेट्रोल जो पेट्रोल इंजन होते हैं उसमें हमें स्पार्क प्लग दिया होता है जिससे वो बर्न होता है, लेकिन दूसरे वाले में नहीं होता। दूसरे में हम प्रेशर और टेम्परेचर इतना बढ़ाते हैं जिसकी वजह से वो बर्न होता है, मतलब डीजल इंजन से अगर मैं कहूँ तो। इसलिए कहते हैं कि रेट ऑफ बर्निंग एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि किस हिसाब से फ्यूल जो है वो बर्न हो रहा है। क्या रेट ऑफ बर्निंग पे अभी मैं क्लियर हूँ सभी को कि रेट ऑफ बर्निंग क्या है और हम कैसे कैसे यूज करते हैं? यस सर। ओके सर प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाते हैं इजी। यस सर। अगर हम किसी हाँ बेटा क्या होता है, अगर ये पिस्टन है फॉर एग्जांपल, ये हमारा एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर यहाँ पे एक पिस्टन होता है ये इस तरीके से। अब ये क्या होता है, ये जब नीचे आता है तो जितनी भी यहाँ पे एयर होती है यहाँ पे, या फ्यूल आप यहाँ पे एयर होती है, इसको कंप्रेस करते हैं यहाँ पे हम जब ये नीचे आता है। अब जैसे ही नीचे आता है तो प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ता है तो जैसे अब डीजल इंजन के अंदर कहते हैं तो हम पहले से यहाँ पे मतलब जैसे ही बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ता है तो हम यहाँ पे जो फ्यूल है वो इंजेक्ट करते हैं थ्रू स्प्रे। तो यहाँ पे ड्रॉपलेट्स आते हैं इस तरीके से, वो ड्रॉपलेट्स के अंदर फिर फायर पकड़ता है और एक जलता है फिर दूसरे जलता है, इस तरीके से जैसे इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचते हैं वो इस तरीके से, मतलब वो उसका अलग मैकेनिज्म है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि बर्निंग जो होती है वो रेगुलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बॉम्ब की तरह फटे, आराम से फटे, मतलब आराम से जले, इसे कहते हैं। क्या ये क्लियर है? सर मतलब वो थोड़ी देर तक जले, यही ना सर? हाँ, मतलब आराम से जले, एक साथ एनर्जी का वो ना हो। एक बहुत मतलब रेट ऑफ बर्निंग मतलब आराम, मतलब एक सफिशिएंट, जैसे होता है
कि ना ज्यादा ही जलता रहे और ना बिल्कुल एक अचानक जले, तो एक टाइमिंग होती है, उस पर्टिकुलर टाइमिंग के अंदर अंदर चलना चाहिए। हाँ बेटा। सर लेकिन मीथेन का भी तो यूज किया जा सकता है। बेटा अलग अलग अभी जो एक्चुअली ज्यादातर इंजन बनते हैं, ऐसा नहीं है कि यूज तो हम बहुत चीजों का कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली अवेलेबिलिटी के ऊपर इजी और इजीली अवेलेबल की बात होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, हम ना धीरे धीरे जो फ्यूल्स हैं उनको डाइल्यूट कर करके यूज कर रहे हैं। जैसे हमसे अगर हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं तो उससे 95% पेट्रोल करें प्लस 5% मीथेन कर लें, या 5% इथेनॉल कर लें। इस तरीके से हम चेंजेस करना चाह रहे हैं, लेकिन ये चेंजेस के साथ होना क्या चाहिए कि इंजन कंपनीज जो हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उनको भी इस चेंज के हिसाब से अपने इंजन को डिजाइन करना पड़ेगा, थोड़े थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता कि एक साथ सर ही आप डीजल इंजन को मतलब चलने में तो टाइम लगता होगा ना? टाइम ट्रेश मतलब टाइम इन द सेंस कैसे कहना चाह रहे हैं सर? मतलब इंस्टेंटली स्टार्ट होता होगा ना? नहीं, ऐसा आपकी टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि ऐसा कुछ नहीं होता। पहले होता था, अब नहीं होता। पहले होता था, अब नहीं होता। सर हम बाइक्स में पल्वराइज्ड कोल यूज कर सकते हैं। सर्दियों में थोड़ी दिक्कत होती है, डीजल मतलब इसमें डीजल में सर्दियों में थोड़ी दिक्कत होती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। आगे बढ़ो। यस यस सर। सर। ओके, तो इजीली अवेलेबिलिटी अब क्या है कि भाई हर आराम से, जैसे अब पेट्रोल और डीजल हो गया, या आजकल तो सीएनजी भी है कि हर 5 से 10 किलोमीटर के अंदर हमें अवेलेबल हो जाती है। सीएनजी में तो अभी भी दिक्कत आती है, लेकिन पेट्रोल और डीजल जो है उनकी अवेलेबिलिटी आसान है। तो ये इजी अवेलेबिलिटी मतलब ये कि हमें कहीं पे भी मिल पाए, राइट। कैलोरीफिक वैल्यू मैंने आपको बताई दी है अभी, कि जिसमें हम 1 किलोग्राम कोई भी फ्यूल जलाएं उससे कितनी एनर्जी हमें मिलती है, वो उस पर्टिकुलर फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है। इसके बाद होता है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है कि मान लो कोई फ्यूल है, यहाँ पे फ्यूल है, मैंने इसको गर्म करा। अब ये गर्म करने के बाद कितनी देर में ये जलेगा, मतलब जलना कब शुरू होगा, जिस टेम्परेचर पे जलना शुरू होता है उसे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। जैसे अगर मैं इंजन की बात करता हूँ, तो इंजन में कभी कभार क्या होता है कि हमने फ्यूल प्रोवाइड किया, जैसे ये हमारा इंजन है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे, ये हमारा पिस्टन था, ये नीचे जा रहा है, तो हमने जब फ्यूल इंजेक्ट किया तो हम चाहते हैं ये जले, लेकिन कभी कभार होता है कि ठंड वगैरह के कारण, आपने देखा होगा सर्दियों में दिक्कत आती है जलने की, तो उसमें होता क्या है, वो टेम्परेचर उतना पहुंच नहीं पाता जिसकी वजह से ये जल नहीं पाता फ्यूल। तो इग्निशन टेम्परेचर इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ना ज्यादा हाई होना चाहिए ना ज्यादा लो होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर एक पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज होती है इग्निशन टेम्परेचर की जो होनी चाहिए, जिस ताकि हम उस फ्यूल को आराम से जला पाए। क्या मैं क्लियर हूँ इस पॉइंट के ऊपर? सर। हाँ बेटा। सर सेकंड पॉइंट एक बार दिखा दो सर को दिखा तो मैं दूंगा। हाँ बेटा बोले। सर मैं बोल रहा था कि जो यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखी थी कि एक 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 आदमी ने सर अपने हाथ में सैनिटाइजर डाला और उसको सर बंद कर दिया, और तो उसके हाथों को कुछ नहीं हो रहा था, तो इसकी वजह से ही होता है वो। नहीं नहीं, वो अलग होगा बेटा। उसने पहले ना अपने हाथ पे कोई मतलब कोई और फ्लूइड लगाया होगा, उसके बाद सैनिटाइजर लगाया होगा, वो ऐसे नहीं होता। सर एक बार किया था, मतलब हल्का सा सैनिटाइजर लगाया था और फिर आग जलाई थी सर। तो उसमें पहले लगता है, फिर सर हाथ पे आग लग सकती है उसमें। वो तो लगेगी एक्चुअली। होता क्या है, शुरुआत में तो सैनिटाइजर जलेगा, अगर वैसे देखोगे तो शुरुआत में तो सैनिटाइजर जलेगा, क्योंकि हमारे हाथ के ऊपर लेयर आ गई है सैनिटाइजर की। जैसे अगर मैं अपना हाथ ही बना लाकर यहाँ पे अगर हम इस तरह से कुछ भी ले लें, अगर मैंने इस पे हाथ मतलब इस पे ये लेयर आ गई, तो पहले तो वो लेयर जलेगी, ठीक है। अगर वो लेयर जलते जलते हमने उसे बुझा दिया तो ठीक है। अगर वो नहीं बुझी तो फिर हमारा हाथ तो जलना ही है। या फिर एक पर्टिकुलर ना एक एलिमेंट होता है, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन एक मोम सा होता है, उस मोम को भी लोग हाथ पे लगा लेते हैं और उसके बाद सैनिटाइजर लगा के फिर आग लगा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो और थोड़ा मतलब जिसे कहते हैं ना 1-2 सेकंड और मिल जाते हैं, जिसमें हम मतलब अपने हाथ को और बचा सकते हैं। आवाज कट के आ रही है। क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है। हो सर क्लियर है। अगर आगे दिक्कत है तो बताना, फिर मैं कुछ चेंज करूंगा। ओके, एक सेकंड। तो आई थिंक यहाँ तक हो गया है। उसके बाद हम इसके बाद होता है चीप और अफोर्डेबल। तो चीप और अफोर्डेबल में हम देखते हैं कि भाई वो सस्ता भी होना चाहिए। जैसे आजकल फ्यूल है 80 और 90 जा रहा है,
तो अब तो शायद 100 तक तो कोई बर्दाश्त भी कर पाएगा, उसके बाद जितना भी जाएगा तो फिर लोग छोड़ ही देंगे चीज़ें कि भाई ये रहने ही दो, जिसे कहते हैं। तो एक चीप और अफोर्डेबल भी हमारे लिए एक कारण होता है, क्यों? क्योंकि ये चीप रहे तो ही बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी अर्थव्यवस्था हो गई, हमारे फ्रूट्स के प्राइस हो गए, खाने के प्राइस हो गए, ये सब कहीं ना कहीं इससे रिलेट हो जाते हैं, क्योंकि जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं सब डीजल की चल रही हैं। तो अगर डीजल सस्ता रहेगा तो बाकी सारी चीज़ें मतलब सस्ती रहती हैं। और आप अगर ध्यान दें तो आपने गौर किया हो तो अभी कुछ दिनों से सब्जियों के रेट भी बढ़ गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मतलब रिलेट हो जाती हैं। क्या सभी को क्लियर है वाली चीज़? हाँ बेटा। सर ऐसा क्यों होता है कि सीएनजी सस्ती होती है पेट्रोल और डीजल से? बेटा वो तो कॉस्ट वाली बात हो जाती है ना, कि एक्चुअली कम यूज हो रही है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव वाली बात है कि वहाँ पे कंपनी को कम कॉस्ट पड़ रही है उसको ट्रांसपोर्ट करने की, बेचने की। दूसरा एफिशिएंसी हमें ज्यादा मिल रही है। हाँ बेटा। सर ऐसा क्यों होता है कि जो हैवी कार्स होती है, जिन कार्स का हैवी इंजन होता है, उसमें ज्यादातर डीजल यूज होता है? इसमें मैंने एक्चुअली होता क्या बेटा, जो डीजल इंजन होती है ना उनकी एनर्जी ज्यादा मिलती है हमें। अब एक्चुअली होता क्या कि वैसे मैंने क्या बताया कि पेट्रोल जो होता है उसमें जो पेट्रोल इंजन है तो उसमें एक अलग से स्पार्क लगा होता है। ये कुछ एक्चुअली तो मैंने उल्टा बनाया, अगर मैं प्रॉपर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से होता है कि ये ऐसे स्पार्क प्लग होता है। हाँ, तो स्पार्क प्लग होता है पेट्रोल इंजन में, लेकिन जो हमारा डीजल इंजन होता है उसमें स्पार्क प्लग नहीं होता, उसमें प्रेशर की वजह से ही वो मतलब बर्न करता है। तो प्रेशर की वजह से बर्न करता है तो वो ज्यादा बर्न करता है एक्चुअली। तो जो एनर्जी होती है, या फिर आप डीजल की कैलोरीफिक वैल्यू भी कहोगे तो वो थोड़ी ज्यादा होती है पेट्रोल से। सर हाँ प्रेशर पेट्रोलियम करने से ऐसे आग कैसे लग जाएगी उसमें? बेटा ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करके तो हीट इंक्रीज होता है। वो तो लिक्विड में हमने प्रेशर एक्चुअली लिक्विड में बदल जाता है प्रेशर इंक्रीज करेंगे अगर नहीं, सुनो, प्रेशर अगर हम इंक्रीज करते हैं किसी भी एक चीज को आप दबाना शुरू, एक्चुअली सबसे पहले चीज तो टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर होता है कि मॉलिक्यूल वाइब्रेट कितना ज्यादा कर रहा है। अब मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा था, हमने प्रेशर दिया, तो अब उसको वाइब्रेशन करने की कम जगह मिली, मॉलिक्यूल्स एक जगह पे ज्यादा इकट्ठे हो गए, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशंस थी वो बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया। और प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता है टेम्परेचर भी साथ साथ बढ़ता है, अगर वॉल्यूम हमारी कम हो रही है। तो जब दोनों चीजें होंगी तो टेम्परेचर एक पॉइंट पे इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सर लाइटर कैसे वर्क करता है? बेटा देखना पड़ेगा मुझे। सर पेट्रोल पंप पे तो सर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल के अलावा एक स्पीड बूस्टर करके मतलब ऐसा करके भी कुछ होता है सर, वो क्या होता है? हाँ प्योरीफाइड ज्यादा मैंने एक्चुअली नहीं पढ़ा भाई इसके बारे में, मैं एक बार देख के फिर बता दूंगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली होता ही होगा कि उसके अंदर ना एक तो ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होता होगा, या फिर दूसरा इसकी कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती होगी, तो वो बूस्टर यही काम करते होंगे। तो मतलब सर वो पेट्रोल या थोड़ी डीजल से अलग एनर्जी होता ज्यादा है? मिल जाए। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैं इस पे भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं एक बार देख लूंगा, मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। ओके सर। ओके आगे तो मोटे मोटे हमारे पास ये 7 प्रॉपर्टीज है। ये 7 जनरली कभी भी आपके लिए मतलब जनरली ज्यादातर अगर आप देखो थोड़ा ये प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो जब आप पेपर में आएगा तो इनमें से कोई भी 2 या 3 भी लिख लोगे तो बहुत रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स अभी जब भी पूछी जाए। ठीक है, तो अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट क्या है कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्स जो बहुत सालों से चली आ रही है, 100 साल से जो चली आ रही है, वो सारे कन्वेंशनल सोर्स हैं। तो थर्मल पावर प्लांट, विंड, बायोगैस, हाइड्रो एनर्जी, ये सारी वो एनर्जीज हैं जो पुराने टाइम से चली आ रही हैं। नॉन कन्वेंशनल क्या होंगे? जो अभी पिछले 30 या 40 साल के अंदर डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें जैसे अगर हम केस देखता हूँ, एक एक करके हम थोड़े थोड़े देख लेते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या आ रहा है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, जैसा मैंने भी बताया। इसमें अब आया फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल कौन से? जो हमारे पेट्रोलियम और डीजल प्रोडक्ट्स हो गए हैं। अब इनमें क्या होता है? तो फ्यूल्स जो होते हैं वो मतलब वही पुराने टाइम के अंदर कभी कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से बहुत सारे जंगल के जंगल दब गए होंगे प्रेशर के कारण, मतलब किसी वजह से वो दब गए। अब वही जो लकड़ियां थी, जो पूरे प्लांट्स थे, जो ट्रीज थे, वो सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए थ्रू प्रेशर एंड जो अर्थ की वजह से प्रेशर, टेम्परेचर और टाइम के कारण। ये वाले जो फ्यूल्स होते हैं सारे नॉन रिन्यूएबल होते हैं। कोल, पेट्रोलियम मैंने अभी बता ही दिया, साथ में नेचुरल गैसेस। डिसएडवांटेजेस क्या है कि पॉल्यूशन करते हैं, एसिड मतलब एसिड रेन करते हैं। एसिड रेन के अंदर जनरली जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मैंने यहाँ लिख लिए हैं, ये एक्चुअली नोट्स में नहीं होंगे जो आपको मिले होंगे, तो इसमें ये ऐड कर लेना कि जनरली जो हमारे
एसिड रेन के कंपोनेंट्स होते हैं वो CO2, NO और SO2 रहेंगे। तो एसिड ऑक्साइड्स होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं, यही कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर, तो यही वाले होंगे। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन से नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं आई थिंक इसे, और सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस हैं इस वाले के। दूसरा क्या है कि भाई ये लिमिटेड होते हैं क्वांटिटी में, जो हम ऑलरेडी लिख लिए हैं, ये भी एक डिसएडवांटेज होगा हमारे। इसके बाद आते हैं थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स क्या करते हैं? फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं। फॉसिल फ्यूल जनरली हमारा कोल ही रहता है, तो कोल को हमने बर्न किया, बर्न करके हीट जो थी उसको वाटर को दिया, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ, स्टीम को हमने प्रेशर डाल के टरबाइन पे डाला, टरबाइन से टरबाइन घूमी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। देखो जनरली हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है, टरबाइन को घुमाना है आसान भाषा में। अब वो टरबाइन को घुमाना कैसे, वो अलग अलग केसेस है। टरबाइन घूमने से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आप पढ़ेंगे कि जैसे जैसे टरबाइन घूमती है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वो कैसे होती है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ेंगे। बस इंपॉर्टेंट ये है कि इस वाले चैप्टर में हम ये देख रहे हैं कि घुमाते कैसे हैं। क्या सभी को वाली चीज की है? तो इसमें चारकोल बर्न नहीं करते? कोल चारकोल आई थिंक सेम चीज होनी चाहिए। अभी अगर हम मोटा लें तो बेटा चारकोल आई थिंक एक बार मुझे देखना पड़ेगा। चारकोल तो वुड से बनता है। वुड से बनता है ना, लेकिन वो बेटा नहीं, चारकोल नहीं करते बेटा, चारकोल नहीं करते। चारकोल और चीजों के लिए सर कोल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बनाने के लिए थोड़ा यूज करते हैं। हाँ एंथ्रासाइट ये सब। यस सर, एंथ्रासाइट। यस सर, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट। हाँ ब्यूटी मिनरल, लेकिन पर ये एसएसपी का पार्ट है। हाँ यही ठीक है। तो मतलब वो तो कोल के अलग अलग टाइप हो गए, अगर उसमें देखोगे तो एंथ्रासाइट होगा, ये होगा, ये कोल के अलग अलग टाइप। ठीक है, चारकोल जो होगा वो हमारा वुड से बनेगा। उसमें क्या होता है कि एक्चुअली जितने भी जो इम्प्योरिटीज हैं वो हटा देते हैं। ये एक तरीके का अभी आएगा, इसमें ही आएगा एक्चुअली आप। ओके, तो इसमें क्या है कि ये जो कोल फील्ड, ये जो थर्मल पावर प्लांट है, वो जनरली हमने क्या देखा कि कोल फील्ड्स के आसपास ही बनाए जाते हैं ताकि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो बच जाए। ओके, तो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो एफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि पेट्रोलियम और उसमें हमें ट्रांसपोर्ट, कोल का हमें ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ता। इसके बाद आते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स। हाइड्रो पावर प्लांट्स में आसान भाषा में वही है कि जो हम पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं। तो वही है कि एक हाइट से हम पानी गिराएंगे, पानी गिराते हैं हम टरबाइन के ऊपर, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है पानी की वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। काइनेटिक एनर्जी जो पानी के अंदर आई वो उस टरबाइन को घुमाने में हेल्प करती है। क्या सभी को ये वाली चीज तो क्लियर होगी हाइड्रो पावर प्लांट्स के अंदर? यस सर। अब इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम क्या है कि हमें डैम्स बनाने पड़ते हैं, तो जिसकी वजह से होता क्या है कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े मतलब जगह जो होती है वो सबमर्ज करनी पड़ती है हमें पानी के अंदर, जिससे होता क्या है कि लार्ज एग्रीकल्चर लैंड में हमें दिक्कत आती है। अब जिनकी वो जमीन थी उनको मतलब उन लोगों को वहां से हटाना पड़ता है, और मतलब क्योंकि वो अभी तक एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उनको अलग से कोई साधन देना पड़ेगा जिससे वो काम करेंगे, जिसपे वो अपने आजीविका चलाएंगे। तो ये इस तरीके से हमें ध्यान रखना पड़ता है। लार्ज इकोसिस्टम भी इसमें डिस्ट्रॉय होता है, वेजिटेशन खराब होती है, क्योंकि जब पानी के अंदर सब चला जाएगा तो वो सारे जो प्लांट्स वगैरह थे जो नॉर्मल हमारे अर्थ पे थे वो सब खराब हो जाएंगे। दूसरे टाइप के प्लांट्स हो गए, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। एक और इसके अंदर अगर मैं ऐड करूं तो इसके अंदर क्या होता है कि क्योंकि जो पानी का लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है डैम्स के अंदर, तो जिस जगह पे डैम है वहां पे कभी कभार कुछ हद तक जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो भी आने के चांसेस रहते हैं। क्यों? सर जो 3 गॉर्जियस डैम है चाइना में, सर जो चाइना में वो भी तो अर्थ की रोटेशन स्पीड को स्लो कर रहे हैं। यस सर, बहुत कम से यस सर। यस सर। ये वाला तो मैंने भी सुना था, ये वाला मैंने भी सुना था। सर नाम याद नहीं पड़ा। चाइना में 3 डैम है, उन्हें 3 गॉर्जियस डैम कहा जाता है। उन्हें 1 नैनो सेकंड से कम करते हैं अर्थ की रोटेशन। अच्छा, हाँ वो एक जगह मतलब ज्यादा हो सकता है, मतलब अब वो कैसे कैलकुलेशन करिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि इनसे मतलब इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जो नेचुरल है वो तो है ही, लेकिन इनसे इकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। सर हाँ बेटा बोले। सर हाइड्रो पावर प्लांट से बहुत मुश्किल होता होगा ना, क्योंकि सर हम रिवर के पास बना रहे हैं, सर रिवर का पानी ले रहे हैं, सर रिवर में तो सर बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं, तो सर हमने पहले तो एक्वेटिक एनिमल्स को तो पानी ज्यादा मिल जाएगा। एक्वेटिक एनिमल का कुछ नहीं। अच्छा आप वैसे कहना चाह रहे हो? नहीं इतना नहीं होता होगा, मतलब मुझे लगता है बाकी इतनी दिक्कत नहीं होती होगी उसमें इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक्चुअली बहुत ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पानी आता है। कुछ जगह पे हम ब्लॉकेट लगाते हैं, काफी ऊंचे तक लगाते हैं,
तो जानवर जनरली इतने समझदार होते हैं कि वो उसमें ऐसा नहीं कि उसी जगह से वो सीधे से सारे के सारे उसमें गिरते हैं। सर मैं आपका कंसर्न समझ गया, लेकिन उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती। सर हाँ बेटा बोले। भाई कभी ऐसा होता है कि वाटर के बहुत हाई प्रेशर की वजह से टरबाइन टूट गया हो? बेटा टरबाइन तो नहीं, लेकिन आप पुल वगैरह टूट सकते हैं। मतलब ऐसा होता है कि अगर ढंग से, सॉरी पुल नहीं, मतलब जो हमने डैम ही बनाया है वो एक आध टूटने की तो खबर काफी बार आई हुई है कि डैम इटसेल्फ टूट जाता है। सर डैम और चेक डैम्स में कुछ डिफरेंस होता है? चेक डैम्स और डैम्स में मुझे देखना पड़ेगा बेटा, लेकिन चेक डैम्स तो आई थिंक इसीलिए बनाए जाते हैं कि बाढ़ ना आए। उसका ऐसा कुछ चक्कर, मतलब उसका इससे रिलेशन नहीं होता। Yes, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से रिलेशन वो हर कंट्री के बाउंड्री पे होता है, जो रिवर बाउंड्रीज होती है, ताकि पानी, मतलब अगर जैसे नेपाल से हमेशा बाढ़ आ जाती है ना, तो वो वहाँ पे पानी रोक लेते हैं और कभी कभार बहा भी हाँ, देते मैंने हैं वही पानी बताया ना को। कि जहाँ बाढ़ वगैरह, मैंने भी यही बताया बेटा कि जहाँ बाढ़ वगैरह की दिक्कत होती है वहां पे चेक डैम्स बना दिए जाते हैं, ताकि अगर ज्यादा दिक्कत आए, पानी ज्यादा आ जाए, तो मतलब उसको कंट्रोल किया जा सके। यही मैं भी यही कह रहा हूँ। हाँ बेटा। सर आपने जो लेफ्ट साइड में से डायग्राम बनाया सर, उसमें आप क्या बता रहे थे? जो अर्थ के आसपास ये वाला बनाया। यस सर। इसमें एक्चुअली क्या बता रहा था कि जहाँ पे हम डैम बनाते हैं वो हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, तो प्रेशर जो होता है जमीन पे बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वहां पे अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं। लाइट अर्थक्वेक आ सकते हैं वहां पे। जैसे एक बच्चे ने बताया था कि टाइम पीरियड भी अर्थ का चेंज हो रहा है तीन डैम्स की वजह से। तो उनमें से एक था कि मतलब एक्चुअली अर्थक्वेक भी आ सकते हैं जो हम डैम्स बनाते हैं, तो उस जगह पे हल्के हल्के अर्थक्वेक आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ दिस वाटर ऑन द लैंड। ओके सर। ओके सर। ओके। इसके बाद क्या हुआ, अब कन्वेंशनल जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उसके अंदर नई टेक्नोलॉजी लाके क्या क्या चेंजेस हुए। तो इसमें एक आता है चारकोल। चारकोल में क्या होता है कि इट इज प्योर कार्बन, जिसे हम चार कहते हैं। 60% कार्बन होता है, 5% 10% मॉइस्चर। ये बस थोड़ा याद करने के लिए इसको एज इट इज याद कर लेना। इसमें हम करते क्या है कि वुड को हम बर्न करते हैं स्लो ऑक्सीजन के अंदर, ताकि मतलब थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन देते हैं, ताकि क्या हो, जो उसके अंदर वाटर कंटेंट है और जो उसका वॉलेटाइल मटेरियल है, वॉलेटाइल मटेरियल मतलब मीथेन और हाइड्रोजन और तार, ये सारे उसमें से निकल जाते हैं। हाँ, वो लगभग मतलब बस राख सी बन जाती है। अगर मैं देखूँ तो लगभग राख है। इज लेफ्ट बिहाइंड इज अ रेसिड्यू, जिसे हम एज द रेसिड्यू, जिसे हम रेसिड्यू कहते हैं। ठीक है, द बर्निंग टेक प्लेस इन द लार्ज, अब ये कंक्रीट स्टील वगैरह के अंदर हमारी होती है, और जितनी हम और जो हम से मान लो अगर हमने 100 किलोग्राम वुड जलाई तो 25% ही मिलती है हमें। 25% या 25 किलोग्राम जो है हमें जो ये चारकोल मिलेगी। ये थोड़ी सी एफिशिएंसी के ऊपर है। जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर वो ये वाली इक्वेशन है, जिसमें हम कह रहे हैं कि चारकोल और ऑक्सीजन को जब हम बर्न करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, गैसेस और एनर्जी। तो ये कब है, जब वुड से हमने चारकोल बना लिया है। तो जब चारकोल को हम बर्न करेंगे, और ये शायद आपको पता ही होगा, किसी भी चीज को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन कंटेंट ही चाहिए होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम किसी भी चीज को नहीं बर्न कर पाएंगे। जैसे अगर कहीं आग भी लगती है तो जो सिलेंडर्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। तो उससे होता क्या है कि जब वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उससे होता क्या है कि वो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको कट कर देता है। तो जब वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगा मतलब ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी और आग लगना बंद हो जाएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो जनरली ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करना चाहते हैं जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर्स देते हैं, राइट। तो इसके बाद क्या होता है, चारकोल। हाँ बेटा बोले सर। तो इसका फायदा क्या है? इसका सर चारकोल का इसका कैलोरीफिक वैल्यू शायद हाई फायदा होता है। क्या होता है, ये रहा बता देना। देखो इसके अंदर एक तो फ्लेम्स नहीं होती, इसलिए स्मोकलेस होता है। तो जनरली जब हम लकड़ी जलाते हैं तो वो स्मोक, उसमें बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है, जो कि अभी पीछे रिसर्च भी आई थी, जिससे हमें अस्थमा, जो लेडीज होती हैं, जैसे गांव के अंदर लेडीज जनरली लकड़ी से ही जलाती थी। मेरे खुद के गांव के अंदर काफी मतलब सालों से मैं ही देखता था कि लकड़ी से जलता था। उससे क्या होता है, गैस की प्रॉब्लम, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है इन चीजों से। तो अस्थमा वगैरह हो गया, या मतलब इस तरीके से जो सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। या लंग कैंसर हो गया, इस तरीके से चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से मतलब जिसको एलिमिनेट किया जा सकता है थ्रू दिस। इसीलिए जनरली आप सबके घर सर, तो चारकोल और वुड की एफिशिएंसी में
चारकोल की एफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है। ज्यादा होती है, हाँ एफिशिएंसी चारकोल की ज्यादा होती है। इसकी जनरल एफिशिएंसी भी यहाँ से ज्यादा है। और इसके अंदर बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि कम, जैसे इसके अंदर चारकोल के अंदर जो प्योर जो कार्बन कंटेंट है वो 60% है। अब ऐसे ही कभी कभार पूछ लिया जाता है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है, तो उसे हम कोक कहते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें 98% कार्बन होता है, जनरली क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैंने सारी चीजें इसी में डाल रखी हैं और इसमें कोई भी पॉइंट जो है वो बेकार नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इनको ध्यान से पढ़ें और याद रखें। सर चारकोल के कंटेंट के अंदर तो टोटल मिला के 95% है। सॉरी क्या बोल रहे हैं? नहीं, दोबारा बोले, क्या बोला अभी आपने? सर जो चारकोल की जो चीजें है इसमें जिससे चारकोल बनता है वो टोटल मिला के 95% बन रहा है। वो बेटा कुछ चीजें एक्चुअली क्या होता है, अभी तो आप उसको ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो, कुछ चीजें ना वेरी करती हैं। जैसे कार्बन है वो 60 से 62% हो सकता है, ऐश है वो 5 से 8% या 4 से 8% हो सकती है। ऐसे वो चीजें चेंज करती हैं, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल यही है। जैसे लकड़ी है, अब किस मटेरियल, हाँ बेटा एवरेज निकालो। हाँ वो लगभग एवरेज है। हाँ जैसे ज्यादा ह्यूमिड जगह पे होगा तो मॉइस्चर ज्यादा होगा वहाँ पे, तो 10% अपने आप बढ़ जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन टू कंडीशन। लकड़ी कौन सी लकड़ी यूज होती है सर? जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हुई है, तो हमने पढ़ा है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर ले तो फिर वो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो सर ये तो फिर ये तो बहुत खतरनाक है क्योंकि CO रिलीज हो रहा है। कार्बन कहाँ पे बन रहा है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड? सर वो जो स्टार मार्क किया आपने, कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा ये वाला नहीं, ये बेटा काफी कम क्वांटिटी में है। ये डिपेंड करेगा कि कितनी क्वांटिटी में बन रहा है पहले। और दूसरा ऐसे घर के लिए यूज नहीं कर रही है, मतलब अलग जगह मैंने, मतलब ये जो चारकोल होता है ये घर में यूज नहीं होता है, मैंने तो कभी घर में यूज किया नहीं। इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज होता है, तो ये चिमनी के थ्रू ऊपर भेजते हैं फिर इसको स्मोक। सर ऊपर ऐसा नहीं है कि इसको इनहेल करेंगे। और सर मोर पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब हुआ? मोर पोटेंशियल एनर्जी मतलब आसान भाषा में बताऊं कि 100 किलोग्राम के अंदर मतलब 25 किलोग्राम अगर हम लकड़ी ले लें और 25 किलोग्राम चारकोल ले लें तो चारकोल के अंदर ज्यादा एनर्जी होगी, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी। तो उसी को उसने पोटेंशियल एनर्जी में कह दिया। ठीक है, क्लियर हूं मैं? यस सर। ओके, इसके बाद आता है बायोगैस। अब बायोगैस में क्या है? और सर एक बात बायोगैस बता दो, कोक क्या है? सॉरी, कोक बेटा कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म है। कोई मटेरियल के अंदर जो सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है उसे हम कोक कहते हैं। तो कोई पूछे अगर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन क्या होता है तो आपको कोक आंसर लिख के लाना है। और सर ये चारकोल से तो रिलेटेड नहीं है ना? नहीं, ये चारकोल से रिलेटेड नहीं है, कार्बन कंटेंट से। एक्चुअली ऊपर 60% कार्बन था ना कोक के अंदर, सॉरी चारकोल के अंदर, तो उससे मैंने थोड़ा रिलेट करके बस इसलिए इस पॉइंट में डाला है। ठीक है, ओके। तो इसके बाद आता है बायोगैस। अब बायोगैस क्या है? जो हम रिन्यूएबल, ये एक तरीके का एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है हमारा। जनरली होता क्या है कि बायोगैस प्लांट्स हम घर में भी लगा सकते हैं। आजकल जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें हमें टंकी भी होती है घरों के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की, वो टंकी को हम मतलब गैस से कनेक्ट करके हम फर्टिलाइजर वगैरह घर पे ही बना सकते हैं। अगर थोड़ा ठीक ठाक बड़ा सा घर है 200-250 गज का, तो हम घर के अंदर ही बायोगैस प्लांट हम लगा सकते हैं। इसमें यूज क्या होता है? लकड़ियां यूज होती है, मेन्योर होता है, गार्बेज जो आपका घर के अंदर जो किचन का गार्बेज होता है वो यूज हो जाता है, एनिमल और एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है ये भी यूज हो जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जनरली अगर हम कहें कि जो काउ डंग होता है उसको एक प्लांट के अंदर हम डाल देते हैं। यहाँ पे मैं प्लांट पे एक मिनट दिखा भी देता हूँ, तो आप लोगों ने कर ही रखा होगा, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। ये रहा हमारा, तो ये हमारा प्लांट हो गया। तो इसमें होता क्या है कि ये जो स्लरी होती है ये यहाँ से एंटर होती है, राइट। ये स्लरी यहाँ पे कुछ भी हम जितनी चीजें होती हैं जिसे हम कहते हैं कि हमारा मैनुअल वेस्ट हो गया, उसको पानी में थोड़ा बहुत मिला के और उसके बाद हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से ये अंदर जाता है, इस वाले टैंक में जाता है। इस वाले टैंक के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, तो इसमें हम ये देखिए ये एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एनारोबिक जो ऑक्सीजन के ऊपर नहीं चलते, इसको इस तरह से कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है।
सॉरी, तो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये एक्चुअली इसको डिकम्पोज करते हैं इस स्लरी को। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, तो अगर कोई पूछे एनारोबिक रिएक्शंस क्या होती हैं, तो ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती। तो अब ये क्या करते हैं, ये इस चीज को डिकम्पोज करते हैं और इसकी एंड जनरेटेड गैसेस लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बायोगैस स्टोर्ड इन द टैंक, यहाँ पे हमारे टैंक में स्टोर होती है, यहाँ ऊपर की तरफ, ये इधर, राइट। और यहाँ से हम गैस से आउटलेट से ये आउटलेट हमारी किचन की तरफ जाती है और किचन के अंदर फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जनरली हम छोटे छोटे सेटअप इस तरीके से बना सकते हैं ताकि हम मतलब जो हमारी एलपीजी के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसको हम धीरे धीरे कम कर सकें। तो केरला के अंदर ये काफी अच्छा यूज भी हो रहा है इस चीज का, लोगों ने काफी अच्छा अडेप्ट भी किया है इसको। सर इसका कोई डिसएडवांटेज? इसका डिसएडवांटेज बेटा आई थिंक इसके अंदर ना ये जो मीथेन बनती एक मतलब मैंने जो देखा था जनरली तो नहीं होता, क्योंकि इसकी जो स्लरी होती है वो भी काम में आती है। जो हमारा जो इसका वेस्ट होता है ये हमारा बहुत अच्छा फर्टिलाइजर होता है। यस सर, नाइट्रोजन और फास्फोरस में रिच होता है। हाँ रिच होता है, तो हम आराम से इसको फर्टिलाइजर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से यूज कर पाते हैं और मतलब कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल है। थोड़ा अगर मैं कहूँ तो जहाँ मैंने देखा था उसमें आई थिंक उसने ये बोला था कि मीथेन की ज्यादा प्रोडक्शन होती है, मतलब इसमें जैसे उसने जो बोला ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैसेस, हाँ इसमें थोड़ी ग्रीन हाउस गैस थोड़ी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत है। मतलब वैसे तो मीथेन को तो हम फ्यूल ही यूज कर रहे हैं, तो मीथेन की बात नहीं है, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैस यूज बनती है इसके अंदर वो ज्यादा मतलब इसे हम कहते हैं मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन उसका भी अगर इसको थोड़ा ध्यान से दिया जाए, देखा जाए तो मतलब उसका सोल्यूशन हो सकता है, तो ऐसी कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। बस लगाने की है कि भाई हर एक घर को अपने लिए लगानी पड़ेगी, क्योंकि छोटे छोटे में तो काम चल पाएगा, बड़े उसके लिए तो फिर हमें थोड़ा और ज्यादा मतलब थोड़ा अलग स्केल पे काम करना पड़ेगा। क्या मैं क्लियर हूँ इन चीजों पे? यस सर। कि आपके मतलब एनसीईआरटी में इसका कुछ और मतलब उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट दे नहीं रखा है। इसमें मोटा मोटा हमारा सीधा सीधा ये सारे बेनिफिट्स ही है कि देखिए जो स्लरी भी होती है वो हमारी एक्सीडेंट नाइट्रोजन और फास्फोरस के अंदर रिच होती है, तो हमारी लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन भी हो सकती है, बायो वेस्ट की जो वेस्ट यूज हो सकता है, सीवेज मटेरियल भी हमारा यूज हो सकता है जो जनरली हमारा नदियों में फेंका जाता है। सेफ एंड एफिशिएंट मेथड होता है वो वेस्ट डिस्पोजल के लिए, और हमें एनर्जी भी मिलती रहती है। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस जनरली सर। काफी अच्छा मेथड है। यस सर। ओके, इसके बाद आते हैं हम वापस से पीछे, कहाँ पहुंचे हम? ओके, बायोगैस हमारा यहाँ हुआ। इसके बाद इसमें कुछ फुल फॉर्म्स थी जो मैंने लिखी हुई है, वो याद कर लेना कि एलपीजी की होती है पेट्रोलियम लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी की कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पीएनजी की पाइप्ड नेचुरल गैस। ये सारी तो नॉर्मल है सर, ये तो याद ही रहती है। हाँ बेटा नॉर्मल है, बस पता होना चाहिए एक्चुअली ऐसा। और एलपीजी के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि ये प्रोपेन, हम कोल्ड रीजन्स के अंदर हम प्रोपेन यूज करते हैं, और हॉट ब्यूटेन जो होता है वो हॉट रीजन्स के अंदर यूज करते हैं। बेसिकली इसका वही इग्निशन जो टेम्परेचर मैंने बताया था। हाँ बेटा सर मेरा इसमें एक डाउट था कि मीथेन और इथेन जो है उनका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो इन दोनों से ज्यादा है प्रोपेन और ब्यूटेन से। हाँ, तो फिर हम उन्हें क्यों नहीं यूज करते? बेटा वो अच्छा उन्हें क्यों यूज नहीं करते? बेटा वो तो एक्चुअली अगर मैं उसमें जाऊं तो मतलब वो अलग टाइप की साइंस है, मतलब उसके अंदर तो हम ये देखते हैं कि किससे ज्यादा अच्छी हमें एनर्जी मिलती है। तो और इसको मतलब पेट्रोलियम आपस में कुछ लिंक भी बनाना पड़ता है, तो मुझे एक बार पढ़ना पड़ेगा इसके ऊपर। आई थिंक तो मैं शायद ज्यादा अच्छी तरह आपको आंसर दे पाऊंगा। ठीक है, ओके सर। तो अब इसमें क्या है कि ये प्रोपेन और ब्यूटेन का रिलेशन तो इग्निशन टेम्परेचर के लिए होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ सर्दियां होंगी वहाँ पे टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर आप ज्यादा नहीं रख सकते, तो आपको कम ही रखना पड़ेगा। तो इसलिए हमें प्रोपेन यूज करते हैं और ब्यूटेन हम हॉट रीजन्स के अंदर यूज करते हैं। ये दो चीजें क्लियर है सर, प्रोपेन और ब्यूटेन वाली? यस सर। सर थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम होता है, क्या आप एक बार फिर से बता सकते हो? कनेक्शन कैसा बेटा? इग्निशन टेम्परेचर, हाँ मैं बता देता हूँ कि कोल्ड रीजन्स में क्या होता है बेटा, टेम्परेचर जो होता है बाहर का टेम्परेचर वो कम होता है। तो अगर मैं इग्निशन टेम्परेचर फ्यूल का ज्यादा ही रखूंगा, ब्यूटेन यूज करूंगा, तो वो पहुंचना मुश्किल होगा, तो सर्दियों में चीजें जलेंगी नहीं।
जैसे आपने अपना इंजन देखा होगा, सर्दियों के अंदर गाड़ी चलने में दिक्कत करती है रोड, तो वो इसलिए क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर मतलब ज्यादा होता है। अब कोल्ड रीजन्स में हमें चाहिए कि जो फ्यूल है वो जल्दी जले, इग्निशन टेम्परेचर उसका ज्यादा ना हो, तो इस वजह से हम प्रोपेन यूज करते हैं। वहीं पे जब हम हॉट रीजन्स की बात करते, सॉरी सर सोडियम और पोटेशियम यूज कर सकते हैं? नहीं बेटा, ऐसी हर चीज कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते, इंजन भी चलाना है ना। मतलब ये वाला क्वेश्चन मुझे कंफर्म नहीं है कि किस हिसाब से हम बताऊं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम मतलब इस तरह इंजन में आप, हाँ बोलिए सर इनका भी तो इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है बेटा, उसको उसके साथ जलना भी चाहिए ना। मैं वही कह रहा हूँ, हर चीज को हर चीज के साथ थोड़ी चलाओगे, मतलब वो नहीं चीज उसका लोग होता है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। लेकिन रिलेट तो हमारा प्रोपेन ब्यूटेन वगैरह है ना, जो इसके साथ रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बस है क्या है प्रोपेन, आई थिंक प्रॉप में शायद प्रोपेन का कम होता है, 4 होते हैं, प्रोपेन का कम होता है ना। हाँ, प्रोपेन में 3 होते हैं ना कार्बन एटम, और ब्यूटेन में 4 होते हैं। सर यस सर, ब्यूटेन में C4H10 करके होता है। मेथिल प्रोप ब्यूट होता है ना, मेथिल प्रोप ब्यूट, मेथ मतलब 1, तो प्रोप इस मतलब 2, प्रोप मतलब 3, ब्यूट 1 मेथ होता है। नहीं बेटा, मीथेन होता है, फिर इथेन होता है। मीथेन CH4 होता है, इथेन C2H6 होता है। मेरी केमिस्ट्री कमजोर है, इतनी नहीं है। क्लियर हो मैं इस चीज पे? आगे बढ़े? यस सर। ओके, अब विंड एनर्जी आती है। विंड एनर्जी आप देखते हैं कि जो हमारी हवाएं चलती हैं उससे एनर्जी कैसे नहीं, तो विंड मिल्स होती है हमारी, जिससे एनर्जी हम, हाँ बेटा सर CNG और PNG में क्या डिफरेंस है? बेटा जो हमारी CNG है तो हमारी कार के अंदर यूज होती है। अगर दूसरा अगर हम PNG हम देखते हैं हमारे घरों के अंदर यूज हो रही है। अगर हम बाकी स्पेसिफिकेशन में जाएंगे तो मैं अगेन मतलब मुझे लगता है कि मुझे एक बार देखना ही पड़ेगा। आपके क्वेश्चन मुझे लगता है एक जगह बनाने पड़ेंगे ताकि अगले लेक्चर में आपको बता ही पाऊँ। एक सेकंड रुके, एक सेकंड। अगले लेक्चर में सारे के मैं जवाब साथ ही साथ देता रहूंगा, ठीक है? तो एक तो बच्चों का यही था कि PNG और PNG। किसी का और क्वेश्चन था जो अभी लेफ्ट पीछे रह गया था? 2-3 बच्चों ने सवाल पूछे थे, मैं एक बार लिख लेता हूँ ताकि अगले लेक्चर में आते ही मैं उनको जवाब दे दूँ, अनआंसर्ड ना रहे। सर फंक्शनिंग ऑफ लाइटर। हाँ, फंक्शन ऑफ लाइटर, ठीक है। Why don't we use methane? Why don't we use methane and ethane over propane and butane? ठीक है, इन LPG। और कोई? नो सर। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी में हम क्या देखते हैं कि जो हमारी एयर होती है उसको हम यूज करके हम कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आपने बड़ी बड़ी विंड मिल्स देखी होंगी। अब इसमें जो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि इसमें लार्ज एरिया चाहिए होता है। तो नंबर ऑफ विंड मिल्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव लार्ज एरिया। तो सबसे पहले तो हमारी यही दिक्कत आती है कॉस्ट की, कि इतना बड़ा एरिया कहाँ से लेके आए। दूसरा क्या है कि अगर मुझे 1 मेगावाट ऑफ एनर्जी चाहिए तो वही 2 हेक्टेयर लैंड चाहिए। तो अगेन वही लैंड वाला प्रॉब्लम जो पहली वाली भी मैंने बताई। इसके अंदर और जो मिनिमम स्पीड चाहिए होती है ये 15 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा चाहिए होती है। ये जो हमारे 2 चीजें हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली 15 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा, 1 मेगावाट के लिए 2 हेक्टेयर लैंड चाहिए, और लैंड कॉस्टली काफी होती है तो हमें कहाँ से मिलेगी। तो उसमें जो इनिशियल कॉस्ट होती है सेटअप की वो काफी ज्यादा हाई होती है। एडवांटेजेस क्या है? तो एडवांटेज, हाँ बेटा बोले। सर जो स्पीड होती है विंड की वो वेरी करते रहती है ना? वो तो बेटा करेगी, लेकिन एक्चुअली ऐसी जगहों पे लगाया जाता है जहाँ पे जो एयर की है वो स्पीड है वो कम से कम, ये ज्यादातर वहाँ पे सी शोर्स के पास लगाया जाता है। हाँ, ओशन के आसपास, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा वेरी करता रहता है। यस सर। जिसकी वजह से एयर काफी चलती है। ओके सर, मतलब सर ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे मिनिमम 15 किलोमीटर आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम 15 रेगुलर चले 24 आवर्स, तो फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है लगाने का। ठीक है, अब फायदा क्या है इसका कि एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, रिन्यूएबल है, एफिशिएंट है, और एक बार अगर हमने लगा दिया तो उसका फिर मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा नहीं है। एक बार लगा दिया तो वो अपने आप चलता रहता है, फिर उसमें ज्यादा हमें दिक्कत नहीं आती।
लेकिन डिसएडवांटेजेस तो नीचे लिखा हुआ है उसमें तो हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस। इसमें नहीं उसमें हाई लेवल रिकरिंग एक्सपेंडिचर मतलब होता है कि एक तो एफिशिएंट होगी, नो रिकरिंग मतलब एक बार लगा दिया तो इसमें जो ये हाई लेवल मेंटेनेंस दे रखी है ये एक्चुअली मतलब ये कि कभी कोई चीज खराब हो जाए तो मेंटेनेंस हमें ज्यादा चाहिए होगी, वैसे कुछ नहीं। कोई चीज खराब हो जाती है तो हमें हाई लेवल मेंटेनेंस चाहिए, नहीं तो वैसे कुछ नहीं। आप क्या बोले सर? इसको इतनी ज्यादा जगह क्यों चाहिए होती है? ज्यादा जगह बेटा क्योंकि अगर जगह ज्यादा नहीं होगी तो हवा जब पास हो रही होगी तो वो घूम ही नहीं पाएगा ना। तो इसलिए प्रॉपर डिस्टेंसेस पे बनाना होता है। ओके। और दूसरा जो मुझे लगता है थोड़ा बहुत ये भी ध्यान रखा जाता है कि अगर कुछ मतलब क्योंकि हवाएं तो तेज चलती है जहाँ पे लगाया जाता है, तो अगर इतनी तेज आ गई कि एक गिर गया तो कम से कम इतनी जगह होनी चाहिए कि दूसरे को वो ज्यादा हर्ट ना करे। कहीं सारे पास लगा दिए तो पता लगा एक गिरा तो सारे मतलब पैक ऑफ कार्ड्स की तरह गिर, शायद इसको भी हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है। सॉरी हाँ डोमिनोज की तरह। ठीक है, तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखा जाता होगा जो मुझे लगता है, राइट। इसके बाद इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होती है, लार्ज एरिया हमें रिक्वायर होता है और ये काफी कम जगह होती है जहाँ पे इतनी हवा हो, तो जो एस्टेब्लिशमेंट है मतलब जो एरियाज होते हैं काफी लिमिटेड होते हैं, तो इसकी प्रॉब्लम्स है। इसके बाद आता है सर विंड एनर्जी रिलेटेड कुछ दिया हुआ है। सॉरी क्या बोला? विंड एनर्जी के बारे में डू यू नो बॉक्स में एनसीईआरटी में बहुत कुछ था। एक मिनट रुके, मैं एक बार ले आता हूँ, एक सेकंड रुके। डेनमार्क के बारे में बताया गया है कि उसे कंट्री ऑफ विंड्स बोला जाता है और उसमें सबसे ज्यादा विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर जर्मनी का लीडर और पोटेंशियल वो मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ये अच्छा तो ये वाला डीयूनो वाले कह रहे हो ना, तो जर्मनी इज द कंट्री फॉर ऑफ विंड, मोर देन 25% ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी नीड्स आर जनरेटेड थ्रू अ वास्ट नेटवर्क ऑफ विंड मिल्स। ठीक है, तो 25% उनका एनर्जी वहां से ही मिलती है, लेकिन जैसे जनरल नॉलेज के लिए ही है कि जनरली मतलब ये पेपर में कहीं नहीं आने वाला। तो इंडिया रैंक 5th इन हार्नेसिंग विंड एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट हैज एस्टिमेटेड 45,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन इंडिया। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम कन्याकुमारी तमिलनाडु जनरेट्स 38। ठीक है, इसमें तो मतलब ऐसा कुछ ज्यादा खास नहीं था, मतलब पेपर के रिगार्डिंग एक्चुअली इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं। क्लियर है वाली चीजें जो भी ये क्वेश्चन है इसके अंदर, मुझे लगता नहीं। यस सर। सर ये पूछ सकते हैं कि सर अगर विंड एनर्जी का प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेशन हो जाए मतलब विंड मिल्स वगैरह का, तो सर हमारी मतलब एनर्जी नीड्स हो सकती है पूरी हो जाए मतलब बहुत हद तक। नहीं बेटा, पूरी नहीं हो पाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, पॉपुलेशन में हमारी साथ साथ बढ़ रही है। दूसरा क्या है, एनर्जी मतलब एनर्जी जो हम यूज कर रहे हैं वो पॉपुलेशन के साथ साथ घर के अंदर तो वैसे बढ़ ही रही है, साथ में पॉपुलेशन के साथ साथ भी बढ़ रही है। जैसे पहले नॉर्मल आप मतलब घरों में पंखे भी नहीं होते थे या पंखे ही होते थे ऐसा लगा, आजकल हर एक घर में एसी है, तो पॉपुलेशन तो बढ़ी रही है, साथ में वो भी बढ़ रहा है, तो उसके बाद उसके हिसाब से एक्चुअली लोड ज्यादा बढ़ता है। तो हमें लगता है कि हमें हाँ, तो हमें लगता है यार इससे एनर्जी पूरी हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। यस सर। क्लियर है? ओके सर। यस सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है अल्टरनेटिव जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। तो पहला इसके अंदर आता है हमारा सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी क्या है कि हमारी जो हमारा सन है हमारा, उससे हमें एनर्जी मिलती है। 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, मतलब 500 करोड़ साल पुराना है और 500 करोड़ साल और चलने वाला है। तो हमें इससे लाइट आने की तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे टाइम पीरियड के अंदर। दूसरा आप क्या होता है, सोलर एनर्जी फॉल्स ऑन यूनिट एरिया। एक्चुअली क्या होता है, सोलर एनर्जी आई हमारे अर्थ के ऊपर, तो अगर ये 1 मीटर, ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर 1 मीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर कितनी एनर्जी पड़ रही है हर सेकंड में, ये हमारा सोलर कांस्टेंट होता है। तो इसकी जो वैल्यू आई 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब है 1400 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो 1400 जूल सर मीटर स्क्वायर सेकंड होगा ना? एक सेकंड, हाँ मैं वही कर रहा था बेटा, वो उसे बोलते पर सेकंड, पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड है।
मैंने साथ में लिख दिया, पर मीटर स्क्वायर सेकंड। तो हर सेकंड में हमारे इस एरिया के अंदर कितनी एनर्जी जा रही है, वो 1400 जूल होती है। अब जूल पर सेकंड हमारा वॉट होता है, तो इसलिए उसने डायरेक्टली 1.4 किलोवाट लिख दिया। इसमें क्या है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ओके, तो वो उसमें मैं आता हूँ। सोलर एनर्जी, अब उसमें क्या होता है, हमारे सोलर सेल यूज होते हैं। ये हमारा जो सोलर सेल है, अब सोलर सेल के अंदर क्या होता है ये देख लेते हैं। जनरली जब हम सोलर सेल की बात करते हैं तो आपको एक बड़ी सी पिक्चर आपको याद आती होगी कुछ इस तरीके से। सभी ने देखा है इस तरीके से, ये ऐसे बने होते हैं, घरों के अंदर ऐसे लगे होते हैं। यस सर, जो भी दिल्ली में बना था। हाँ, तो बहुत सारी जगह है प्लांट के ऊपर। जैसे मैंने इसका प्रोजेक्ट भी बनाया। ओके, ठीक है सर, लोग चुरा के ले जाते हैं कि हाँ, चुरा के भी ले जाते हैं। अभी हाँ ऐसा ही हुआ था, गुजरात के अंदर भी ऐसे एक पूरी नहर के ऊपर बनाया था, लोग चुरा के ले गए। तो अब क्या कर सकते हैं, वो तो मेंटालिटी है, वो तो धीरे धीरे सुधरेगी। अच्छा, क्या होता है कि ये वाली जो हमारी पूरी ये शीट्स हैं, ये पूरा एक हमारा ये जो सेटअप होता है, इसको हम कहते हैं सोलर एरे। इस सोलर एरे के अंदर हमारी ये इस तरीके से सीक्वेंस में जो रेक्टेंगुलर मैंने बॉक्स बनाया 1 2 3, इनको हम कहते हैं सोलर पैनल्स। इन सोलर पैनल्स के अंदर ये जो एक है, मैं कलर कर देता हूँ, ये कोई भी एक, इसको हम कहते हैं सोलर सेल। क्या सभी को पहली चीज ये चीज क्लियर है सभी को? सोलर एरे, सोलर पैनल और सोलर सेल। सर अब सोलर सेल के ऊपर अगर हम देखते हैं, एक सेकंड, तो सोलर सेल के अंदर अगर हम देखते हैं तो सोलर सेल कुछ इस तरीके से बना होता है। सभी को सारी चीजें दिख रही हैं इसमें? यस सर। यस सर। तो ध्यान से देखें। ओके, तो सबसे पहले हमारी एक्चुअली ये लेयर्स होती हैं, ये सारी। सबसे ऊपर एक ग्लास शीट होती है, ये ग्लास होता है, ग्लास एक इंसुलेटर है, तो मैंने यहाँ पे इंसुलेटर लिखा हुआ है। इसके बाद एक एंटी रिफ्लेक्शन हमारी ये होती है, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग होती है इस ग्लास इस सेल के ऊपर। ये क्या करती है, जैसे हमारी जो सनलाइट आई, अब सनलाइट अगर ये वाली कोटिंग नहीं होगी तो होगा क्या, इस वाली लाइट रे से सारी लाइट टकराएगी और निकल जाएगी। तो इसमें एक्चुअली 30% एनर्जी का हमारा लॉस होगा, जो लाइट एनर्जी है। हम चाहते हैं ये लॉस ना हो, ये जो 30% का लॉस है। तो उसके लिए फिर हम करते क्या है कि जो भी एक ये एंटी कोटिंग बना देते हैं। इसका कलर भी हम पूरा ब्लैक नहीं रखते। पहली चीज तो ये कि ब्लैक अगर रखेंगे तो ये सारी चीज को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ट्रांसपेरेंट होती है। तो आपको दिख रहा होगा ये ट्रांसपेरेंट कलर है। अब ये क्या करता है, इस लाइट को इसके अंदर एब्जॉर्ब कर, ये मतलब इसके अंदर जाती है। अब होता क्या है, इस वाली लाइट पे लाइट रे टकराती है, ये कोटिंग कुछ इस तरीके से बनती है। मैं थोड़ा अलग से बता देता हूँ इसको। तो एक्चुअल में बस ये करती क्या है कि इसको जो लाइट जो सनलाइट है उसको ये बाहर नहीं जाने देती, कोशिश करती है जितना बाहर, मतलब जितना रोक पाए उतना रोक ले। तो ये कुछ इस तरीके से है कि लाइट रे आई, एक तो सबसे ऊपर ही रिफ्लेक्ट हो गई, जो मैंने ये बताई है कि इसमें 100% अगर लाइट रे आएगी तो 5% सबसे पहले बाहर वैसे ही निकल जाएगी। इसके बाद क्या हुआ, कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई, अंदर आई, अब कुछ अंदर जाएगी और कुछ यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ से कोई लाइट रे आ रही होगी। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी शीट बनाई जाती है, ताकि ये जो यहाँ से जो लाइट रे आ रही है वो इस जाने वाले को कैंसिल कर दे और सारी की सारी लाइट रे अंदर रहे। कोशिश ये की जाती है कि ये वाली जो शीट है हमारी एंटी कोटिंग शीट, इससे जितनी ज्यादा सनलाइट अंदर रह सकती है उतनी ज्यादा अंदर रहेगी। क्या बेसिक मतलब समझ में आ गया? कहीं काम नहीं आने वाला है, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए। सर ब्लैक क्यों नहीं कर सकते सर? बेटा ब्लैक करेंगे तो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी, वो लाइट आगे जाने ही नहीं देगी। एक सेकंड, वो ये एन टाइप और पी टाइप तक जाने ही नहीं देगी। हाँ बेटा बोले। ओके सर। सर हाँ बोले। सर वो एन टाइप और पी टाइप क्या है? वो मैं बताऊंगा, अभी उस पे आ रहा हूँ। मैंने अभी तो ऊपर ग्लास यूज क्यों करते हैं सर ग्लास का यूज? ग्लास बेटा इसलिए क्योंकि फ्रेजाइल है, इसके ऊपर मिट्टी चलेगी, धूल चलेगी, पत्थर चढ़ेंगे, कोई लोग तो पत्थर फेंक देते हैं, मारते हैं, तो उस सब से बचाने के लिए ग्लास यूज। अगर बेसिक है मिट्टी वगैरह से यूज। सर अगर सर पत्थर पे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई तो कोई नहीं बेटा, थोड़ा अच्छा क्लास लगते हैं तो ऐसे मतलब आसानी से नहीं टूटेगा। बिल्कुल ही तोड़ना चाहोगे तो टूट ही जाएगा। हाँ पर क्या कह रहे थे? सर अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो हमें वो तो ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं, वो तो कुछ।
बेटा 5% रिफ्लेक्ट हो रही है ना जो वेस्ट हो रही है। सही है सर। सर हम प्लास्टिक नहीं लगा सकते? सॉरी क्या? सर प्लास्टिक ज्यादा इंसुलेट करता है ना ग्लास से। बेटा हमें लाइट भी चाहिए ना, हमें लाइट भी अंदर आनी चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है कि सारी प्लास्टिक यूज करेंगे तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक यूज करनी पड़ेगी। उसके बाद प्लास्टिक फिर ग्लास से हार्ड नहीं होगी ना, जो ये ग्लास है थोड़ा वियर एंड टियर से भी तो बचाएगा कि कभी गिर गए तो वो उससे बचा ले, तो उसके काफी बेनिफिट्स रहते होंगे तभी लगाया गया। सर हाँ बेटा। यस सर एक सोलर सेल कितनी सोलर एनर्जी ट्रैप कर सकता है? बेटा मोटा मोटा वो 70 to 80% तक, 80 to 90 लगा लो। कोशिश ये की जाती है कि 80 से 90 सोलर ट्रैप कर ले। वो बात अलग है, उसको पूरा कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। एफिशिएंसी देखो इतना तो वो से ट्रैप कर पाएगा, जो एफिशिएंसी होती है वो जनरली 30 से 35 या 40% तक होती है, इससे ज्यादा एफिशिएंसी नहीं होती। और ये भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ जहां तक मुझे लग रहा है। सर बस इतनी निकलती है? हाँ बेटा इससे भी कमी निकलती है। मुझे तो शायद ध्यान है 20% ही हो, मैं तो भी इसमें ज्यादा ही बता रहा हूँ। एडवांसमेंट लेकिन चल रहे हैं कि हम और अच्छे सोलर सेल बनाएं। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद क्या होता है, ये हमारे दो टाइप के एक्चुअली, ये ऊपर तो हमारा कनेक्शन के लिए है, तो इसमें तुम्हारा भी काम नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे ये जो पी टाइप और एन टाइप है, ये मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे हमारा सिलिकॉन होता है, ये हमारा सिलिकॉन मटेरियल है, ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है। लेकिन ऊपर वाला सिलिकॉन के अंदर एक्चुअली क्या होता है, हम ना डोपिंग करते हैं। डोपिंग आपको शायद क्रिकेट में आपने सुना हो डोपिंग करना, या खेलों में सुनता होगा डोपिंग करना। यस सर। डोपिंग में क्या होता है, कुछ ड्रग्स टाइप। तो इसमें क्या होता है, नहीं सुना, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ड्रग्स टाइप जो होते हैं जिसमें एनहांसमेंट हो जाती है चीजों की। अब इसमें क्या होता है, मटेरियल के अंदर भी हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग क्या कि सिलिकॉन के अंदर हम एक्चुअली क्या करते हैं, फास्फोरस की डोपिंग करते हैं। फास्फोरस से होता क्या है कि फास्फोरस के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं। जैसे सिलिकॉन के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 होता है, वैलेंसी 4 होती है सिलिकॉन की। फास्फोरस की 5 होती है। तो 5 होती है तो उसमें से 4 तो जो लिंक होते हैं वो बना लेते हैं। फिफ्थ जो होता है इलेक्ट्रॉन, वो वैलेंस होता है। जो अभी हमने पढ़ा था जिसमें कंडक्शन, जिससे करंट, आपने याद होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने पढ़े थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो पेयर नहीं बनाते, वो ऐसे इधर उधर घूम सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यस सर, फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस इसलिए डोप किया जाता है ताकि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाए सिलिकॉन के अंदर। सिमिलरली यहाँ पे हम डोप कराते हैं बोरोन का। एल्यूमिनियम का करा सकते थे, लेकिन एल्यूमिनियम का साइज बड़ा हो जाता है, इस वजह से हम एल्यूमिनियम को नहीं कराते। ठीक है, हम कराते हैं बोरोन को, क्योंकि मतलब बोरोन ताकि उसमें फिट हो जाए। बोरोन के अंदर क्या होता है, बोरोन की वैलेंसी होती है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन तो की जगह तो होती है, चौथे इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होती है, जिसे हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम होल। तो अब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है इसे हम कहते हैं एन टाइप, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम होता है उसे हम कहते हैं पी टाइप। जब इनको अलग अलग रखा जाता है तो सिंपल मटेरियल है, लेकिन जब इनको हम साथ साथ रखते हैं तो होता क्या है, जैसी इस वाले एन टाइप के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पड़ती है, तो इलेक्ट्रिसिटी पड़ने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करना शुरू करते हैं, और इसके साथ अगर हम जोड़ दें तो ये इलेक्ट्रॉन इन होल्स को भरना शुरू कर देते हैं, जो ये होल्स हैं बोरोन वाले। अब जैसे ही इन होल्स को भरना शुरू करेंगे तो अब होगा क्या कि हमारा जो बोरोन्स हैं, इन यहाँ पे तो हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही क्रिएट हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू कर जाती है, और इस बेसिक तरीके से हमारी जो सोलर सेल्स है उसकी वर्किंग है। क्या सभी को ये छोटी सी चीज समझ में आ गई? वर्किंग देखो आपकी कहीं नहीं आने वाली है, लेकिन जस्ट बेसिक है कि मैंने आपको बताना था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। क्या सभी को क्लियर है ये वाली चीज? यस सर, ये दोनों के अंदर डोपिंग हुई है। सिलिकॉन जो मटेरियल है उसकी डोपिंग, सिलिकॉन मटेरियल के अंदर हम डोपिंग करते हैं,
बोरोन की करते हैं सिलिकॉन के अंदर। डोपिंग मतलब क्या होता है कि जैसे सिलिकॉन के मटेरियल है, ये ऐसे सिलिकॉन के एटम्स हैं, अब बीच में से कहीं से कोई एटम, यहाँ पे ये बोरोन का एटम आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये यहाँ मतलब बीच बीच में बोरोन के एटम्स आ जाएंगे, ये बोरोन के एटम आ गए, तो अब वो बोरोन के एटम क्या करेंगे भाई, ये होल जनरेट करते हैं। मतलब इसी तरीके से ऊपर जो हमारा एल्यूमिनियम वाला है, मतलब सॉरी सिलिकॉन और फॉस्फोरस है, तो उसमें फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे हमारे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के हो गए, एक फॉस्फोरस हो गया, उसके बाद फिर वापस से 3 या 4 हमारे दोबारा सिलिकॉन हो गए। तो इस तरीके से डोपिंग होती है। तो मतलब इंटरस्टिशियल साइट्स होती है, उनमें जाके वो एटम जाके बैठ जाता है। क्या बेसिक चीजें क्लियर है ये वाली? ओके सर। यस सर। हाँ बेटा। सर ये एन टाइप और पी टाइप की तरह एक और टाइप होता है इसमें? हमारे लेवल पे इतना ही पड़ा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। वैसे नहीं होते, क्योंकि यही 2 ही होते हैं, क्योंकि एक होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, एक होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और कौन सा हो जाएगा, और नहीं होते। ओके सर। अभी तक की मेरी जानकारी में तो नहीं होते। ठीक है, बाकी मैं अगली क्लास में और देख लूँ, ये भी लिख लेता हूँ, एक सेकंड। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है? सर काफी टाइम हो गया। हाँ बेटा बोले। सर तो सिलिकॉन के अलावा और कोई मटेरियल यूज नहीं कर सकते? बेटा सिलिकॉन एक्चुअली बहुत अच्छी तरीके से, मतलब जिसे कहते हैं सेमीकंडक्टर, काफी अच्छा होता है। इसमें जस्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। मतलब क्या होता है कि इसमें ना कई बैंड्स होते हैं, ये एनर्जी बैंड्स कहते हैं। तो एक होता है कंडक्शन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड होता है, इस तरीके से। तो कंडक्शन बैंड जो होता है वो इसमें एनर्जी, मतलब ये एनर्जी लेवल है। तो अगर हम कंडक्टर्स कहते हैं, तो कंडक्टर्स के अंदर ये जो कंडक्शन बैंड होता है ये ऐसे मिला होता है, वैलेंस बैंड के अंदर ये बहुत दूर होता है, और सेमीकंडक्टर्स के अंदर ये कहीं इधर होता है, ताकि थोड़ी सी एनर्जी मिले और ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करना शुरू कर दे। तो मतलब वो डिपेंड करता है, लेकिन जो सिलिकॉन है वो सबसे अच्छा मटेरियल है इस सोलर सेल्स के लिए। इसलिए कहीं भी आप देखोगे तो सेमीकंडक्टर, सॉरी सर, सस्ता भी होता है और अवेलेबल भी ज्यादा होता है दूसरे सेमीकंडक्टर्स के सस्ता मुकाबले। तो हाँ, दूसरे इस तरह से कह सकते हैं, दूसरे सेमीकंडक्टर्स के हिसाब से सस्ता होगा, वैसे महंगा होता है। ठीक है? यस सर। ओके, अब आते हैं हम इस पे आए, हम सोलर कुकर। अब इसमें क्या होता है, सोलर एनर्जी से ऐसी सोलर कुकर बनते हैं। सोलर कुकर क्या है, बॉक्स टाइप सोलर कुकर होते हैं। इसमें डायग्राम हम यहाँ देख लेते हैं। सोलर कुकर, एक सेकंड। ये हमारा सोलर कुकर है। तो इसमें जनरली क्या होता है, ये सोलर कुकर हो गया, यहाँ पे हम मिरर लगा देते हैं, या फिर कनकेव या तो प्लेन मिरर होता है या कनकेव मिरर लगा देते हैं। जनरली हम कनकेव मिरर लगाते हैं ताकि लाइट फोकस्ड रहे। यहाँ नीचे हमने ये वाली जो शीट है, ये ब्लैक शीट लगा दी है। यहाँ पे ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर किस लिए, ताकि जितनी भी लाइट रे आए वो सब एब्जॉर्ब हो जाए। यहाँ पे बेसिक चीज यही है कि हम लाइट को एक जगह पे रखना चाहते हैं, सारी को कॉन्सेंट्रेट करके, ताकि हीट जनरेट हो और जो टेम्परेचर है वो बढ़े और उसमें हम चीजें फिर पका सकते। क्या बेसिक सब कोई चीजें क्लियर है? अब इसकी जो कहते हैं डेफिशिएंसी होगी, जो दिक्कतें होंगी, वो दिक्कतें क्या हो सकती है? तो भाई सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि सूरज आएगा तो भाई हमारी खाना बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, रात में नहीं बन सकता, बारिशों के दिन में दिक्कत है। तो इस तरीके से छोटी छोटी दिक्कतें जिसकी वजह से हम इनको 100% यूज नहीं कर सकते। सर हाँ बेटा बोले। सर वो टाइम डिफरेंस जनरेट होने के बाद सर फिर हम उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कैसे करते हैं फिर? बेटा डीसी के अंदर स्टोर करते हैं। मतलब बैटरीज बनाई जाती है, डीसी बैटरीज। पहले तो इन सब सेल्स को हम एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं वो एक्चुअली 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच में ही करते हैं। ठीक है, तो इन सबको पहले तो हम सीरीज में ज्वाइन करके बैटरी, सारे सेल्स को एक बैटरी बन जाती है, उससे हम बैटरी चार्ज करते हैं, और फिर उस बैटरी को हम एक इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट कर देते हैं जो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, और फिर हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। सर हाँ बेटा। सर तो हमें सर सोलर सेल्स को सिल्वर वायर से क्यों कनेक्ट करते हैं?
आपकी वॉइस में मे बी लॉसेस कम होते हो बेटा इस वजह से, ताकि लॉसेस कम, क्योंकि नॉर्मल वायर से करेंगे तो लॉसेस थोड़े ज्यादा होंगे, तो बस इसीलिए कि बस जो इंटरकनेक्शन वो एक्चुअली ये कह रहे होंगे कि जो एक सेल है, ये जो दो सेल है जो इनको कनेक्ट किया गया, इनको सिलिकॉन वायर से कनेक्ट किया गया, ये सिल्वर से कनेक्ट किया, तो वो कुल मिला के वही है कि लॉसेस कम हो, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले हो। हाँ बेटा बोले। सर मैंने सुना है कि सर अगर हम बहुत बड़ा सोलर पैनल ले और सर हम छोटे छोटे बहुत सारे सोलर पैनल ले और उनका सरफेस एरिया सेम हो जाए, तो सर जो लाभ हमने बड़ा वाला लिया है सर वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। बेटा ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा और ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, मतलब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, होता भी होगा तो तुम्हारा भी इसमें कोई फायदा है, बाकी मेरे को कंफर्म नहीं है वाली। सर ठीक है। हाँ सर ऐसा क्यों नहीं होता कि जब हम सोलर कुकर में कॉन्केव में लगाते हैं तो फ्लेम क्यों नहीं आती, मतलब उसमें बताते हैं ना कि अगर हम पेज पे अगर हम हीट से फोकस करें तो उसमें फ्लेम लग जाती, मतलब आग लग जाती है। हाँ तो सर ये कुकर में क्यों नहीं होता? नहीं, फोकस में क्यों नहीं होता, क्या कहना चाह रहे हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा। मतलब सर फोकस करने पे हीट एनर्जी ज्यादा हो जाती होगी, तो फिर उसमें आग क्यों नहीं लगती? बेटा इग्निशन टेम्परेचर नामक कोई चीज होती है ना, हाँ सर। हर चीज में थोड़ी ऐसी आग लग जाएगी। और दूसरा क्या है कि वो जो हमने जो सेल, वो जो आप जिसकी बात कर रहे हो, उसमें तो वो सिर्फ सीधा एक पॉइंट में कर देता है, इसमें वो उसने पूरा खाना बनाना है, तो जो मिरर भी होगा वो इस तरीके से करेगा ताकि वो पूरी जगह पे मतलब हो, पूरे खाने पे या पूरे डब्बे पे कॉन्सेंट्रेट करे। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ एक पॉइंट पे करे तो हमारा एक चावल बन गया बाकी नहीं बने। ओके सर, समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा ये बेसिक है, तो इसमें एडवांटेजेस वही है कि सेफ फ्यूल करता है, पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है, इसके एडवांटेजेस हैं। और डिसएडवांटेजेस तो यही है कि टाइम बहुत ज्यादा लगता है, फ्राइंग नहीं कर सकते, डायरेक्शन हमें सन के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी रेगुलर, और रात को हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसकी सबसे अच्छी बात यही होती है कि इसमें मूविंग पार्ट कोई नहीं होता, तो जब मूविंग पार्ट नहीं होता ना तो काफी लंबे टाइम तक चीजें चलती हैं, तो इसकी मेंटेनेंस वगैरह भी काफी कम चाहिए होती है। तो कहीं दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने में काफी ज्यादा कॉस्ट लगेगी, वहाँ पे सोलर सेल्स या सोलर पैनल्स लगाना ज्यादा अच्छा रहता है। सर यहाँ पे नो मूविंग पैंट्स की जगह पार्ट्स होना चाहिए था ना। अच्छे पैंट्स लिख दिए। हाँ बेटा, हाँ पार्ट्स आएगा, तो गलती से हम टाइपिंग मिस्टेक, नो मूविंग पार्ट्स आएगा। ओके, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। इसके बाद वही डिसएडवांटेजेस इसकी यही है कि स्पेशल ग्रेड ऑफ सिलिकॉन चाहिए होता है जो कि लिमिटेड होता है प्रोसेस में, और जो मतलब कॉस्ट है वो काफी ज्यादा होती है। लेकिन इसकी जो अगर हम इसको इस चीज को हम कम करें तो इसमें कम कैसे हो सकती है कि लार्ज स्केल डेवलपमेंट हो। अगर ये चीजें लार्ज स्केल डेवलपमेंट होंगी, लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर होंगी, तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली इसकी कम हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको दूं तो जनरली क्या है कि जो मतलब हमारी गवर्नमेंट है ये मतलब काफी ज्यादा काम कर रही है नॉन रिन्यूएबल पर, सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी पे बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश कर रही है। जैसे तो कंट्री का सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ये 28.18 गीगावाट था 31 मार्च 2019 को। ठीक है। और इंडिया बिकम द ग्लोबली द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सोलर पावर, जिसमें सबसे कम कॉस्ट लगती है। अब एक्चुअली हुआ क्या था कि 2015 मतलब हमने एक टारगेट सेट किया था शुरुआत में। इनिशियली द टारगेट वाज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 5 to 10 गीगावाट अप टू 2019। लेकिन द करंट गवर्नमेंट जो थी उसने मतलब ज्यादा मेहनत करी इस चीज के ऊपर, और उसने इस चीज को 28.8 कर दिया, और उसने जो नेक्स्ट टारगेट लिया है द टारगेट इज रिवाइज्ड टू 100 गीगावाट। मतलब आगे आने वाले टाइम के अंदर 100 गीगावाट तक ये जल्दी बाय 2020 तक ये प्रोड्यूस करने वाला है। सर अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो कोविड-19 आ गया ना, अब नहीं हो पाएगा। वो लेट्स सी क्या रहता है बेटा, अभी दवाई मिल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं।
कैसे होता मतलब इम्पोर्टेंट क्या था सर हो जाएगा। कि इनिशियली जो गवर्नमेंट का टारगेट था, जो हमारी गवर्नमेंट का टारगेट था, वो 20 गीगावाट था 2022 तक। जो लास्ट गवर्नमेंट्स थी उनका टारगेट ये था कि 2022 तक 20 गीगावाट तक हो जाए, लेकिन करंट गवर्नमेंट ने 2019 के अंदर ही 28 गीगावाट कर दिया। मतलब जो हमारी पहले थी उससे भी 8 ज्यादा, और जो ये 20 था उसको बढ़ा के हमने 100 गीगावाट कर दिया 2022 तक। ये रिवाइज टारगेट हमने किया। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके यस सर। इसके बाद जो ओके इसके बाद क्या है कि जो हमारी जो लाइट होती है, एक चीज हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हमारी लाइट होती है इसके अंदर एक वेवलेंथ नहीं होती, बहुत सारी वेवलेंथ इंक्लूडेड होती है, राइट? जैसे क्या होता है, सबसे जो छोटी वेवलेंथ होती है वो हमारी एक सेकंड, तो सबसे जो ज्यादा वेवलेंथ होती है वो हमारी रेडियो वेव्स की होती है। उसके बाद फिर माइक्रोवेव आएगा, ये मैंने इसी तरीके से अरेंज कर रखा है। तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विबग्योर, ये वाला वो रीजन है जो हमें दिखाई देता है। इसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव गामा रे हैं। में कोई ऐसा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना, मैंने उसमें वेवलेंथ का फर्क होगा ना बेटा, एक रेंज होती है वेवलेंथ की, मतलब वो तो पर्टिकुलर में याद करनी पड़ेगी, लेकिन एक रेंज होती है कि रेडियो वेव इस रेंज से जो भी कम होगा वो रेडियो वेव होंगे, माइक्रोवेव की पर्टिकुलर रेंज होगी वो उस हिसाब से रहता है, वेवलेंथ के ऊपर वो ज्यादा डिपेंड करेगा। ठीक है सर। जैसे हमारी ये जो विजिबल रीजन है, ये विजिबल रीजन आई थिंक होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7200 एंगस्ट्रॉम। अगर वेवलेंथ हमारी इसके बीच में है तो ये विजिबल रीजन है। इससे ऊपर अलग होगा, इससे नीचे भी हमें दिखाई नहीं देता, हमें सिर्फ इस रीजन के अंदर दिखाई देता है। सर मुझे नैनोमीटर में पता है इसकी। कैसे करता है? हाँ बेटा, अब नैनोमीटर क्या होगा, एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर 380 हो जाएगा, और क्या होगा, ये नैनोमीटर होगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, 10 yes, और -10 होता है ना। कर दिया ठीक है। सर माइक्रोवेव अब ये वर्क कैसे करता है? सॉरी सर माइक्रोवेव वर्क कैसे करता है? माइक्रोवेव वर्क बेटा क्या होता है कि हम ना माइक्रोवेव के अंदर ये वेव्स ना जनरेट कराते हैं। तो वेव्स क्या होती है, जैसे हमारा एक खाना रखा हुआ है, तो ये वेव्स क्या करती हैं, जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं खाने के अंदर उनको वाइब्रेट कराते हैं। तो जब ये वाटर पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए जो खाना जो होता है वो अंदर गर्म होता है, जनरली आपने देखा होगा। तो अंदर गर्म इस वजह से हो जाता है क्योंकि इसके जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं सारे के सारे, और वो वाइब्रेट करने की वजह से मतलब माइक्रोवेव रीजन के अंदर माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस होती हैं। जो हमारा माइक्रोवेव जो वेवलेंथ का जो मैंने बताया था आपको लिमिट होती है, उसके बीच में रेस प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए माइक्रोवेव कहा जाता है उसे। वो रेस जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं खाने के अंदर उसको वाइब्रेट कराता है, जिसकी वजह से उस पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट पूरे में ट्रांसफर होती है और वो पूरी चीज गर्म हो जाती है। सर बस वाटर पार्टिकल ही वाइब्रेट करते हैं ना? हाँ बेटा, बस वाटर पार्टिकल वाइब्रेट। सर मेटालिक, अगर हम मेटालिक कंटेनर में करें तो क्या होगा? तो बेटा वो करंट एक्चुअली फ्लो कर जाता है, उसमें तो शायद आग वाग लगने का खतरा होता है। सर अलग से माइक्रोवेव के लिए बनाए जाते हैं सर। हाँ, वो अलग से मटेरियल बनाए जाते हैं ना, वो इसीलिए, क्योंकि मेटल रखेंगे तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भाई वाटर पार्टिकल्स के अंदर भी अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, लेकिन वाटर पार्टिकल ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं माइक्रोवेव के लिए। अब मेटल जो यूज करेंगे तो वो थोड़ा और ससेप्टेबल होगा, तो उसके अंदर करंट फ्लो कर जाएगा, करंट फ्लो करेगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यस सर। तो माइक्रोवेव भी आपका पूरा खराब हो जाएगा। तो करंट कैसे फ्लो कर जाएगा? सुपर के लिए ज्यादा तेज धूप चाहिए। सॉरी सर, उसमें करंट कैसे फ्लो कर जाएगा मेटालिक में? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली बेटा मेटल माइक्रोवेव चल रहे हैं, मतलब मैंने इसकी पूरी फंक्शनिंग तो देखी नहीं है, लेकिन जितना मैंने सुना है उसमें यही होता है कि मतलब मेटल इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि मेटल देखो इलेक्ट्रॉन्स, देखो माइक्रोवेव अगर हिट करेंगे तो एनर्जी जो मटेरियल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू करेंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा एनर्जी गेन हो जाएगी। मतलब इस वाले के अंदर कि पार्टिकल्स से अगर वाटर पार्टिकल्स इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि चीजें जल सकती हैं थोड़ी देर में, तो वो दूसरी चीज भी हो सकती है। तो माइक्रोवेव में बहुत सारी रेडिएशंस होती है। हाँ बेटा, रेडिएशन माइक्रोवेव रीजन है वो वेवलेंथ प्रोड्यूस करता है, एक तरीके का लाइट ही है अगर वैसे देखोगे।
ऐसा है कि सोलर जो कुकर होता है उसके लिए ज्यादा तेज धूप चाहिए? बेटा धूप सोलर कुकर के लिए तो चाहिए होनी चाहिए बेटा। कुकर, अगर कुकर की बात करेंगे तो उसमें तो प्रेशर भी ज्यादा चाहिए होगा। कुकर के अंदर तो खाना बनता भी तभी जब प्रेशर अंदर का काफी ज्यादा हो जाए। तो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है। सोलर कुकर जो है मतलब जनरली जो हमारे घर के कुकर भी होते हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रेशर, मतलब एक्चुअली जब हम हीट करते हैं किसी चीज को तो वही अंदर प्रेशर डेवलप होता है और टेम्परेचर बढ़ता है। अगर हम देखें तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ाने के लिए तो बेटा हीट ज्यादा चाहिए होगी। सर हाँ सर, ये आपने यहाँ पे राइट हैंड साइड में सर ये सोलर कैपेसिटी लिखी है। लार्ज स्केल ये वाला? नो सर, इसके नीचे नहीं, ये मैंने एक्चुअली लिखा था कि हमारी जो पुरानी गवर्नमेंट थी उन्होंने कितना टारगेट किया था। वो 20 जो गीगावाट वॉट किया था मैं वो बता रहा हूँ। मुझे पहले 5 to 10 याद था लेकिन 20 गीगावाट हमारे 2022 तक। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? और इस वाली रेंज को आप अगर इसको ऐसे ही याद कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको एज इट इज याद रखना। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विबग्योर, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे। याद करने का एक तरीका मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बताने के लिए। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने याद किया हुआ है तो आप ऐसे शायद अगर आपको सही लगे तो देख लेना। जैसे विबग्योर आपको सबने पढ़ रखा होगा तो विबग्योर तो सबसे पहले तो उल्टा लिख लो। तो VIBGYOR। तो विबग्योर हमने यहाँ लिख लिया। रेड हमारा इधर है तो इधर आ जाएगा इंफ्रारेड। हमारा वॉयलेट इधर है तो इधर आ जाएगा अल्ट्रा वॉयलेट। ठीक है। इसके बाद UV, जैसे U जो होता है लास्ट में होता है तो UVXYZ होता है तो X यहाँ पे आ जाएगा इसलिए एक्सरे, क्योंकि U X से थोड़ा बहुत रिलेटेड अगर मैं वैसे कहूँ तो। इंफ्रारेड से पहले क्या है कि जो मैंने याद किया वो ये है कि रेडियो को हम डालते हैं माइक्रोवेव के अंदर। तो रेडियो को माइक्रोवेव में डाल दो तो ये पहले दो याद हो गए। विबग्योर को उल्टा लिख लो। इंफ्रारेड इधर हो गया तो ये पूरा रीजन कवर हो गया। अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, लास्ट में सिर्फ हमारा गामा और कॉस्मिक रे बचता है तो वो लास्ट में आ जाएगा। गामा, अल्फा, बीटा, न्यूट्रॉन। गामा रे नहीं बेटा, उसमें से गामा और बीटा बेटा नहीं आती। बीटा रे इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ रे। जो लाइट के अंदर आती है वो गामा ही आती है। ठीक है। बीटा एमिशन अलग होती है, बीटा रे अलग होती है। गामा इज एक्चुअली न्यूट्रल। बीटा के अंदर हमारा चार्ज है। तो बीटा तो पार्टिकल्स होते हैं ना बीटा एनर्जी लेवल नहीं। बीटा, हाँ बीटा इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं एक तरीके से। इलेक्ट्रॉन एमिशन को बीटा रे। सर जो पॉइंट है वहाँ पे इंफ्रारेड के बाद जो R से वर्ड है वो है क्या? ROYGDI। नहीं GD नहीं, विबग्योर है। VIBI है, वो D लिख दिया मेरा, विबग्योर। सर वो नहीं, मैं जो पॉइंट था जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, फिर ब्राइट वेव, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, वो वाला वर्ड। हाँ एक मिनट रुको। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विबग्योर उल्टा, अल्ट्रावायलेट। ओके सर, मतलब आपने वो तरीका बताया बीच में। हाँ बेटा वो मैंने तरीका बताया। ओके। इसमें अब और चीज क्या है बस ध्यान रखने वाली कि जो हमारी ज्यादातर जो हीट अमाउंट होता है जो लाइट के अंदर जो हमें जब धूप में जाते हैं तो जो हमें गर्मी लगती है वो इंफ्रारेड रेज की वजह से लगती है। इंफ्रारेड रेज हैज मोस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें हीट की फॉर्म में मिलती है, ये वो वाली एनर्जी, राइट। इंफ्रारेड इज द पार्ट ऑफ द लाइट व्हिच इज कैरिंग हीट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द सन। जो थर्मल कैमरास होते हैं वो भी इंफ्रारेड के ऊपर बेस होते हैं। आप लोगों ने शायद सुना हो कि थर्मल कैमरास जो जनरली डिस्कवरी पे काफी दिखाया जाता है थर्मल कैमरास के बारे में, तो वो सब हमारे इंफ्रारेड के ऊपर बेस्ड है। सर जो कलर से दिखाते हैं रेड येलो। हाँ बेटा जो कलर से दिखाते हैं, सांप को भी एक्चुअली ये कलर ही दिखते हैं। सर नाइट विजन कैमरा टाइप। हाँ नाइट विजन कैमरा टाइप। तो थर्मल कैमरा इसके बाद आती है क्या तो थर्मल कैमरा में क्या होता है? वो थर्मल कैमरा में यही तो नाइट विजन जो रात को जिनको देखते हैं वही कैमरा है। ये इंफ्रारेड रेडिएशंस देख पाते हैं एक्चुअली। थर्मल कैमरास क्या करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस देख पाते हैं। जैसे अभी तो हम विजिबल रीजन देख पाते हैं बस। यस सर। हमारी जो आंखें वो विजिबल रीजन देख सकती हैं। थर्मल कैमरास क्या करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन भी देख पाते हैं।
तो वो थर्मल मतलब कोई ज्यादा चीज हॉट होगी तो वो रेड दिखेगी, कम हॉट होगी या कम होगी तो वो ब्लैक दिखती है। जैसे अगर हम सांप को देखते हैं तो सांप भी इंफ्रारेड देख पाता है बस, तो सांप को हम नहीं दिखते, सांप को हमारी हीट दिखती है। या जानवर जो होते हैं उन्हें वो जानवर नहीं दिखता, उसकी सिर्फ जानवर की हीट दिखती है और उसी हिसाब से उनका फिर शिकार करते हैं। मतलब अगर कोई दीवार के पीछे भी होता है तो सांप देख सकता है सांप का। यहाँ तक क्लियर है? मतलब हमारे यहाँ से भी इंफ्रारेड रेज निकलती है। हाँ बेटा, तो इट मींस कि हमारी बॉडी में से भी इंफ्रारेड रेज निकलती है। हर किसी में से इंफ्रारेड रेज हर किसी में से निकलती है। जो ठंडी होंगी उनसे इंफ्रारेड रेज मतलब जो रेज होगी वो कम निकलेगी, जो जितनी ज्यादा गर्म होंगी जितनी ज्यादा हीट होगी उससे उतनी ज्यादा निकलेगी। ओके सर। ओके, इसके बाद आती है एनर्जी की, एनर्जी फ्रॉम द सी। तो सी से हम टाइडल एनर्जी यूज कर सकते हैं। जो टाइड्स की होती है, जैसे हमने देखा होगा दिन के अंदर 2 बार टाइड्स आती हैं, हाई टाइड और लो टाइड। तो टाइडल एनर्जीज को हम यूज कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि कोई कंस्ट्रेंट कोई जगह होगी, यहाँ पे हम इस तरह से टरबाइन लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, और पानी आएगा तो ये टरबाइन घूमेगी, पानी जाएगा तो ये टरबाइन घूमेगी, और टरबाइन घूमेगी तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो ये बेसिक है हमारा टाइडल एनर्जी के ऊपर। ये जगह काफी कम होती है क्योंकि ऐसी नेचुरल जगह मिलनी काफी मुश्किल है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत इसकी यही है कि सर्च लोकेशंस आर लिमिटेड। इसके बाद आता है वेव एनर्जी। वेव एनर्जी क्या है कि जो हमारी लहरों के अंदर जो एनर्जी होती है, जो हमारी बड़ी बड़ी वेव्स जनरेट होती हैं समंदर के अंदर, उसे हमने वेव एनर्जी से किया। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अभी हम यूज कर रहे हैं जिनसे हम कोशिश कर रहे हैं कि इन वेव एनर्जी को भी हम ट्रैप कर पाएं। इसके बाद आती है ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी ऐसे आपके सीबीएसई में बहुत कम है। बेसिक अगर होता क्या है तो उसमें करते क्या है कि इसमें अमोनिया हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल। तो अमोनिया क्या करता है, जैसे हमारा पूरा एक समंदर है, समंदर के हम 2 किलोमीटर नीचे तक जब हम जाते हैं, 2 किलोमीटर नीचे तक, तो अप्रोक्सीमेटली जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस तक का बन जाता है। तो जनरली हम करते क्या है कि अमोनिया को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पानी के अंदर। यहाँ पे 10 मीटर के अंदर प्लांट लगाते हैं इसका, जो कि पाइप 2 किलोमीटर नीचे तक जाती है। तो इसमें होता क्या है कि नीचे कम टेम्परेचर है तो जो अमोनिया है वो लिक्विफाई हो जाती है, फिर इसको प्रेशर के साथ ऊपर भेजा जाता है। ऊपर भेजा जाता है तो गर्मी होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये लिक्विफाई हो जाती है। लिक्विफाई होती है तो हाईयर प्रेशर डाल के यहाँ पे टरबाइन होती है, ये वाली जो टरबाइन है इसके ऊपर डाला जाता है, घुमाया जाता है। जब ये घूमती है तो ये वाला फ्यूल वापस से फिर नीचे भेजा जाता है, क्योंकि एनर्जी हमारी यूज हो गई यहाँ पे इसकी। वापस से नीचे भेजा जाता है मोटर से, फिर इसे ऊपर भेजा जाता है और इस तरीके से सारा चलता है काम। ये वाली चीजें जनरली इतनी आम इसलिए नहीं होती क्योंकि इसके अंदर से हमें आउटपुट निकालना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभार एनर्जी तो मिल जाती है हमें इससे, लेकिन ये एनर्जी मिलनी काफी डिफिकल्ट होती है। मतलब कभी कभार होता है जितनी हमारी इनपुट है उतनी आउटपुट हो जाती है। तो हम मतलब बाहर मतलब जैसे कहते हैं ना, कॉस्ट जो होती है वो हमारी निकलती नहीं है, इसलिए काफी ज्यादा आम नहीं है, मतलब नॉर्मल नहीं ज्यादातर हम यूज करते हैं। सर एक बार वापस बता दो। सर एक और बार बता दीजिए। सर एक बार रिपीट कर दो। ओके, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो अमोनिया की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1 बार, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर -33.6 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल हो जाता है। वहीं अगर प्रेशर ज्यादा हो, 10 बार तक हो, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, ठीक है, बॉयल होता है या फिर वेपराइज होता है इससे संभाषण में। तो होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि ये हमारा सरफेस है, जो हम कहते हैं इसका समंदर का सरफेस। तो समंदर के सरफेस के ऊपर तो 1 बार प्रेशर होगा, तो इसलिए हम सरफेस के ऊपर नहीं करते, हम नीचे करते हैं 10 मीटर अप्रोक्सीमेटली, ताकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ये वाला हो जाए। थोड़ा नीचे किया तो प्रेशर बढ़ गया, नीचे प्रेशर बढ़ गया तो इसका जो टेम्परेचर है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो बढ़ जाता है। अब क्या हुआ, इस पॉइंट पे ये वेपराइज्ड है, तो इस वेपराइज्ड अमोनिया को हम क्या करते हैं, प्रेशर से हम इस टरबाइन के ऊपर डालते हैं। इस टरबाइन के ऊपर डालते हैं तो ये टरबाइन घूमता है, राइट। इसके बाद ये वाला जो हमारा वेपराइज्ड अमोनिया है, इसको हम वापस से नीचे भेजते हैं, नीचे जाता है ये। नीचे जाने के बाद ये जो टरबाइन है, क्योंकि नीचे इसका टेम्परेचर, अब क्या हुआ, नीचे हमारा टेम्परेचर कम हो गया तो जो बॉयल हो रहा था जो वो वापस से लिक्विफाई हो जाता है।
लिक्विफाइड होके इसको वापस से फिर हम मोटर के सहारे ऊपर भेजते हैं, ये वापस से बॉयल हो जाता है, बॉयल होके हम इसको वापस से इस टरबाइन के ऊपर टकराते हैं, ये टरबाइन घूमती है और हमें एनर्जी मिलती है। क्या अभी चीज क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। तो वार्म सरफेस, अब हमारा जनरली क्या होता है कि जो ऊपर वाला टेम्परेचर, क्योंकि सूरज जो होता है वो ऊपर वाले टेम्परेचर सरफेस पे हीट करता है, तो जो हीट जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है वो इस ऊपर वाली सरफेस का होता है। जैसे जैसे हम समंदर के अंदर नीचे जाते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो कम होता जाता है, और अप्रोक्सीमेटली कहते हैं कि भाई 2 किलोमीटर के अंदर 10 डिग्री सेल्सियस का फर्क होना चाहिए। अगर इतना होता है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, नहीं तो नहीं हो पाती। तो सर वेरिएशन आती रहती है मतलब। हाँ बेटा, क्या सभी कोई क्लियर है वाली चीज? बेसिक है, इसमें ज्यादा हमें बस जो याद रखने की जरूरत है वो एक्चुअली जो ज्यादातर पूछा जाता है बस ये पूछा जाता है कि फ्यूल क्या यूज होता है, तो उसमें फ्यूल हमें अमोनिया याद होना चाहिए, बाकी इतनी वर्किंग आती नहीं। जो बेसिक आता है वो यही पूछा जाता है कि अमोनिया मतलब प्रॉपर्टीज, वो कौन सा फ्यूल यूज होता है जिसको हम यूज करते हैं सर्कुलेटिंग के लिए। सॉरी सर बहुत ज्यादा कम एफिशिएंट है सर ओशन थर्मल एनर्जी। हाँ बेटा, काफी ज्यादा कम एफिशिएंट है, इसलिए वर्किंग के अंदर मैंने लास्ट में लिखा है एनर्जी पोटेंशियल फ्रॉम सी इज हाई बट द एफिशिएंटली कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन इज डिफिकल्ट। तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। अब ये है कि भाई अगर हमें अंडरग्राउंड वाटर के अंदर है और हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हम ये यूज कर सकते हैं, दैट्स इट, कि हमें कहीं बाहर से नहीं चाहिए होगी, उसका थोड़ा फायदा है बस। हम बाहर ऐसा नहीं कि यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। क्या क्लियर है? इसके बाद आती है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी के अंदर हम क्या करते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर जो हीट होती है, मतलब कुछ ऐसे हॉट स्प्रिंग्स बने होते हैं जहाँ से जमीन की जो हीट होती है वो बाहर निकल रही होती है, और इस हीट को हम यूज कर पाते हैं। जैसे हमारे अगर हम आसपास कभी तो तुम घूमने जाओ तो मणिकरण के अंदर एक गुरुद्वारा है, वहाँ पे इसी हीट से हम खाना बनाते हैं। मणिकरण के अंदर कुछ जो वहाँ पे होटल्स हैं उनके अंदर जो रूम्स होंगे, मतलब वहाँ होटल्स के अंदर पूल जो रखे होते हैं छोटे छोटे, वहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, तो वहाँ पे आप आराम से पूल के अंदर नॉर्मल पानी में नहा सकते हैं। इसके आगे मतलब इसी पानी को हम थोड़ा और आगे जाते हैं तो मतलब इसी मणिकरण के अंदर करंट से 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे जाते हैं तो एक खीर गंगा बढ़ती है, तो काफी हाइट पे वहाँ आसपास तो बर्फ जमी होती है लेकिन हॉट स्प्रिंग निकल रहा है, तो वहाँ पे मतलब काफी अच्छा रहता है। लोग कहते हैं बीमारी भी ठीक होती है, तो मतलब मैं बस इसमें इम्पोर्टेंट किया था कि समझाने के लिए कि हॉट स्प्रिंग्स बने होते हैं, उस हॉट स्प्रिंग को हम अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। और हॉट स्प्रिंग जनरली मतलब जमीन के अंदर कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस होती है जिससे हमें हीट जो जमीन की होती है वो बाहर की तरफ निकल रही होती है, जिसे हम अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। आप शायद हमारा न्यूक्लियर एनर्जी रह गया। न्यूक्लियर, हाँ बेटा बोले। फिर जो टाइडल एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है जो समुद्र के बीच की लहरें होती है, और वेव एनर्जी वो जो किनारे पे आती है एनर्जी। नहीं, टाइडल एनर्जी बोलते बेटा जब आप समंदर के आसपास कभी जाओगे तो उसमें होता है हाई टाइड और लो टाइड आती है सुबह और शाम को सर। तो उसमें क्या होता है अचानक जहाँ पे मतलब शाम के टाइम ना हाई टाइड्स आती है। हाई टाइड्स मतलब कि सुबह आप देखोगे तो पानी होगा करीबन आपसे 10 मीटर या 50 मीटर तक दूर, लेकिन जैसी हाई टाइड आ गई तो समंदर का पानी आपके मतलब अंदर तक आ जाता है। जहाँ पे आप खड़े हो मतलब जैसे मैं बताया पहले दिन के अंदर 50 मीटर पीछे होगा और जब हाई टाइड आएगी तो 50 मीटर आगे तक आ जाएगा। क्लियर हूँ मैं? यस सर। ठीक है। तो अब क्या होता है अगला है न्यूक्लियर फिजन। फिजन देखो, फिजन मतलब होता है टूटना, ब्रेक। तो जब एक बड़ा एटम दो छोटे एटम्स में ब्रेक होता है इसे हम कहते हैं फिजन। तो जनरली स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, लाइट न्यूक्लियस के अंदर इनको तोड़ने के लिए हम बॉम्बार्ड करते हैं लो एनर्जी स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स के साथ। जब इनको न्यूट्रॉन्स के साथ हम हिट करते हैं तो ये एक जैसे यूरेनियम वाला ही है, तो यूरेनियम से क्या करते हैं जब एक न्यूट्रॉन को हिट करते हैं तो वो बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन्स और बनाता है। अब वो 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, दोबारा यूरेनियम को हिट करेंगे, तो इस तरीके से चेन रिएक्शन बनती है। अब हम क्या करते हैं उन चेन रिएक्शन को तोड़ने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर एक रॉड्स होती हैं जो ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को, तो वो लगा देते हैं ताकि चेन रिएक्शन ना हो, मतलब ज्यादा एक्सप्लोसिव ना हो। चेन रिएक्शन तो होगा, अपने आप ही चलता रहे, लेकिन एक्सप्लोसिव ना हो।
तो उसके लिए हम इसको जो हमारी रॉड्स हैं, ये कूलिंग रॉड्स कहते हैं, ठीक है ना, वो लगा देते हैं ताकि ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि ये 3 अगर 3 से करेंगे तो 9 हो जाएंगे, 9 फिर 3 से करेंगे 27 हो जाएंगे, तो इस तरीके से काफी ज्यादा हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये वाली रॉड्स लगाते हैं। कुछ रॉड्स होती हैं जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या था कि एक स्टोन, हाँ बेटा बोले सर इसमें न्यूट्रॉन सर कैसे थ्रो करते हैं सर, वो समझ न्यूट्रॉन्स कैसे थ्रो करते हैं बेटा, इसमें तो भी तुम मान लो कि हम एक इंस्ट्रूमेंट इस तरह एक यूज करते हैं जिससे हम न्यूट्रॉन इमिट कर पाते हैं और उसे फिर हिट करवाते हैं यूरेनियम से। अभी आसान भाषा में तो ये ऐसे हो क्या सकता है सर? सर एटम में से हम न्यूट्रॉन ही बचाएं और उसके सारे इलेक्ट्रॉन निकालने सर। ओके, मैं ये भी तुम्हें फिर अगली क्लास में बताता हूँ, ज्यादा सही रहेगा अगर इस तरीके से आपको सवाल पूछना। मैं अगली क्लास में आपको ये वाली चीज बताता हूँ। अभी तो ऐसे मान लो कि न्यूट्रॉन हिट कर लेते हैं हम। न्यूट्रॉन इमिटर एक्चुअली होते हैं जो न्यूट्रॉन इमिट कर पाते हैं, मतलब उनका थोड़ा साइंस अलग होगा, लेकिन चलो मैं इसको एक बार देख के आपको ढंग से बताता हूँ। अभी के लिए ठीक है, मैं अगली क्लास में कंफर्म बताऊंगा। ओके सर आगे बढ़ो। इसमें अब क्या होता है, अब होता क्या है कि ये जो यूरेनियम और न्यूट्रॉन जब हमने टकराया तो जो बैरियम बना, क्रिप्टॉन बना, 3 न्यूट्रॉन मिले प्लस एनर्जी मिलती है। तब एक्चुअली ये जो एनर्जी होती है, मतलब जब हमने इनका मास देखा तो मान लो अगर इसका मास था 100 ग्राम, तो ये जो हमारे पास पूरा आया इसका मास होता है अप्रोक्सीमेटली 99.9 ग्राम। तो ये जो मास डिफेक्ट हुआ 0.1 ग्राम का, ये जो मास डिफेक्ट है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और ये एनर्जी हम यहाँ से निकालते हैं जिसे हम कहते हैं E = mc²। इसमें डेल्टा एम इज चेंज इन मास। ये जो डेल्टा एम यहाँ लिखा हुआ है आप सभी को शायद दिख रहा होगा, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ये जो डेल्टा एम सर यहाँ आइंस्टाइन ने सर। हाँ बेटा, हाँ क्या बोल रहे हैं सर? यहाँ पे जो रिएक्शन है यूरेनियम और न्यूट्रॉन की सर, इसमें 1 मोल ऑफ यूरेनियम नहीं लग रहा? नहीं, ये सिर्फ एक एटम है बेटा, एटम। अभी सिर्फ एटम की बात हो रही है उसमें। ओके सर, ठीक है, 1 मोल नहीं, मतलब यूरेनियम पूरा चेंज हो गया। हाँ बेटा, यूरेनियम का एटम पूरा चेंज हो गया, मतलब बेरियम और क्रिप्टॉन में बन गया सर उसका, तो मतलब हाँ। ओके सर, वो टूट ही गया ना, बड़ा मैंने बताया ना, बड़ा था वो 2 छोटों में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये सिर्फ एक एटम की बात है, ये सिर्फ एक एटम की, तो इसीलिए एनर्जी बहुत ज्यादा बनती है। डेल्टा एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू mc²। सर ये 235 लिखा हुआ। सॉरी बेटा, क्या बोला? ये 235 U क्यों लिखा हुआ है यूरेनियम के ऊपर? बेटा वो उसका एटॉमिक मास होगा 235। अच्छा हो गया सर। और सर यूरेनियम के बाद प्लस क्या लिखा है? 1/c न्यूट्रॉन। ओके सर, न्यूट्रॉन बोला ना मैंने, न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर नहीं होता ना, मास नंबर होता है, बस एटॉमिक मास होता है सर। बोले सर बट ऐसे में अगर जो एनर्जी रिलीज होगी, अगर बाय चांस एक्सीडेंट्स होते हैं ऐसे में, तो सर एनर्जी रिलीज जो होगी वो तो बहुत लार्ज स्केल पे भी होगा और बहुत ज्यादा भी होगा। हाँ बेटा, तो हुआ है, हाँ बहुत ज्यादा स्केल पे बहुत दिक्कत आती है। जैसे सर हाइड्रोजन रशिया के अंदर हुआ था ऐसा ही। ये न्यूक्लियर देखो, दो हुए हैं, एक रशिया के अंदर हुआ था 1986 के अंदर, यूक्रेन में जिसे कहा गया यूएसएसआर। यूक्रेन तो दूसरी कंट्री है सर। 2011 का नहीं, यूएसएसआर के अंदर थी, यूएसएसआर के अंदर। अच्छा सर, रशिया नहीं, तब यूएसएसआर तक तो डिसॉल्व हो गया था शायद यूएसएसआर। नहीं 1991 में 90 में हुआ था, 90 में हुआ था। ओ 90 में। और ये वाला भी, इसके लिए भी कहानी ये थी कि वो मतलब साइंटिस्ट नया डिप्लॉय किया था यहाँ पे, तो वो चेक कर रहा था कि टेम्परेचर, मतलब चेक कर रहा था कि टेम्परेचर के बाद वो फटता है नहीं फटता, और वो मतलब हाथ से निकल गई थी उसके बाद। तो और 2011 में तो फुकुशिमा में तो आपको याद ही होगा कि ये वाली चीज हुई थी। नहीं सर, नहीं याद था सर, 6 साल मतलब उस टाइम भी। अब इसमें होता क्या है एक्चुअली, जो जैसे हमारे ये जो बेरियम और क्रिप्टॉन बने, ये हमारे मतलब न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं। तो ये न्यूक्लियर वेस्ट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है एक्चुअली। अगर हम न्यूक्लियर फ्यूल्स की बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, या न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की बात करें, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसका न्यूक्लियर वेस्ट होता है।
क्यों? क्योंकि ये रेडिएशन एमिट करता है, करीबन 1 लाख साल तक रेडिएशन एमिट करता रहेगा, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है कि अब इसको जो न्यूक्लियर वेस्ट भाई बन गया, अब उसको क्या करें? तो जनरली होता है इसको स्टोर करना चाहिए, या क्योंकि डिस्पोज तो हम जनरली कर नहीं सकते, इसको स्टोर ही कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जो जापान वाला केस था फुकुशिमा में, उसमें क्या था कि इनको पानी के अंदर रख देते हैं। ये पानी के अंदर हमने यहाँ रख दिया, ये इस तरीके से, ये ड्रम्स के अंदर हमने बना के रख दिए। अब होता क्या है, ये रेडिएशन जो इमिट करते हैं इसकी वजह से पानी गर्म हो जाता है। पानी गर्म होता है तो पानी भाप बन जाता है, तो वेपराइजेस। तो अब क्या होता है, हमें ना सिस्टम लगाना पड़ता है अलग से, जो पानी मतलब इस पानी को ठंडा करता रहेगा। ये सिस्टम लगाना पड़ता है जिससे जनरेटर चलते हैं, मतलब जनरेटर चला के हमें इस पानी को ठंडा करना पड़ता है। क्या सभी को ये वाली चीज समझ में आ रही है? क्योंकि अगर ये पानी यहीं रहेगा तो वेपराइज हो जाएगा। यस सर। सर जनरेटर कैसे थर्मल बना सकते हैं? एक सेकंड, क्या बोले सर? जनरेटर कैसे ठंडा करेगा? बेटा जनरेटर क्या करेगा, ठंडा पानी लाके इसमें मिला देगा और गर्म पानी यहाँ से ले जाएगा। ओके सर। मतलब पंप की तरह एक्ट करेगा। जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और पंप के सहारे इस वाली एनर्जी को, मतलब ठंडे पानी को ले आएगा और गर्म पानी को ट्रांसपोर्ट करता रहेगा। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन चलेगा, इससे ठंडा रहेगा। हाँ सर, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना सर, जो वेपर्स निकले सर उससे हम टरबाइन चला दें, मतलब थर्मल एनर्जी। नहीं, एक्चुअली क्या होता है बेटा, जैसे ही ये वेपर बाहर निकल गए, यहाँ पे पानी गायब हो गया, कि जैसे ही बाहर निकले तो यहाँ पे रेडिएशन इतनी ज्यादा फैलेगी कि तुम कोई बचेगा नहीं वो चलाने के लिए। सर फिर ऐसा नहीं कर सकते कि बेरियम और क्रिप्टन के नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, वो रेडिएशन ज्यादा हो जाती है, तो मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते, मैं वही बता रहा हूँ, नहीं कर सकते। तो हुआ क्या, जब मतलब फुकुशिमा में हुआ क्या, जापान के अंदर, जब वहां पे पहले आया अर्थक्वेक, अबाउट आई थिंक 7 पॉइंट सम स्केल का पहले अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक से हुआ कि एक बहुत बड़ी लहर आई, क्योंकि जापान के अंदर था, तो जापान एक आइलैंड देश है, तो छोटे छोटे आइलैंड्स मिलके बना हुआ है। तो अब समंदर के अंदर भूकंप आया 7 रेक्टर स्केल का, तो इससे सुनामी आई। सुनामी के अंदर इसके अंदर भी पानी चला गया, मतलब यहाँ पे इस पानी से हुआ कि ये जनरेटर खराब हो गया। ये जनरेटर खराब हुआ तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन करना चाह रहे थे हम, ये ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई। ये ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई तो कूलिंग बंद हो गया, कूलिंग सिस्टम पूरा बंद हो गया यहाँ का। तो जैसे ही कूलिंग सिस्टम बंद हुआ, ये वेपराइज होना शुरू हुआ, रेडिएशन चारों तरफ फैल गई, जिसकी वजह से जो हुआ, मतलब एक पूरा शहर खाली हो गया। अगर आपको नहीं पता हो तो आपको भी चेक करना। तो एक पूरा शहर का शहर था जो आसपास उसके था, वो पूरा का पूरा खाली कराना पड़ा। सर तो एरिया तो बहुत सारा बच नहीं वो तो हमने कंट्रोल, मतलब जापानियों ने वो कंट्रोल कर लिया। अगर वो कंट्रोल नहीं होता तो उस जापानी के इलाके के अंदर अगले 100 से 200 साल तक कोई जाने लायक नहीं था, और अभी उस शहर में तो अभी भी नहीं जा सकते। सर ऐसा नहीं कर सकते सर, बेरियम और क्रिप्टन के एटम्स पर हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करें? नहीं बेटा, एक्चुअली कुछ ही एलिमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया, तो ऊपर मैंने क्या बताया था, कौन से एटम लिए थे, तो यूरेनियम लिया, प्लूटोनियम लिया और थोरियम लिया। अब इसमें भी जो यूरेनियम होता है ना, स्पेशल क्लास का यूरेनियम होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी यूरेनियम हम यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आप कह रहे हो ना कि बेरियम और क्रिप्टॉन लेके हम वो कर लें, तो यूरेनियम भी 235 स्पेशल होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यूरेनियम भी अलग अलग टाइप के हैं, 2-3 टाइप के होते हैं, तो ऐसा नहीं है कोई भी यूज कर सकते हैं। U238 फिर U235 वही बता रहा हूं, आइसोटोप्स इसके काफी होते हैं, तो यूरेनियम 235 एक स्पेशलाइज्ड। ऐसा नहीं हम किसी को भी बॉम्बार्ड कराएंगे, कल तुम कहोगे चलो सर आज हम हीलियम को बॉम्बार्ड करा देते हैं और फिर हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी वगैरह का काफी फर्क होता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसके बाद क्या है सर? हाँ सर, जो 1 eV लिखा था इक्वल टू 1.602, तो सर वो eV अगर कहीं आपसे, हाँ मैं बताता हूँ, ये एनर्जी की कभी-कभार यूनिट कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपसे कहे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है किसी के अंदर, तो इसका मतलब होता है कि इतने जूल एनर्जी है। तो पूछे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है किसी चीज के अंदर, तो कितनी होती है, तो दैट इज एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसके आगे जूल लगा दो। ओके सर, ठीक है।
क्योंकि आपको याद होगा वो आपने मैंने क्वेश्चन एक फॉर्मूला कराया था पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वो क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज, रिमेंबर? यस सर यस तो सर वर्क Yes, डन क्या sir. हो गया, वोल्टेज इनटू क्यू, क्यू और क्यू हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो EV हो गया, तो E चार्ज हो गया और V हमारा वोल्टेज हो गया, दोनों मिलके हमारा वर्क डन मिलता है। क्लियर है ये? यस सर यस सर। ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही 1 AMU होता है, 1 AMU की वैल्यू 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये याद रखनी है आप लोग को, जस्ट ऐसे ही याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया। मुझे लगता है आज के लिए काफी टाइम हो गया, 8:15 हो गए हैं। लास्ट अगले लेक्चर के अंदर 15-20 मिनट के अंदर इसको देख के फिर हम DPPs या तो DPPs भी अब लाइव करवा दूंगा, तो आप DPPs एक बार कर लेना, मुझे लगता नहीं है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की DPP नहीं है। हाँ बेटा, मैं वो भी लाइव करा दूंगा, उनको लाइव करा दूंगा, बन गई है, मैं लाइव कर रहा हूँ कल शाम तक लाइव, ठीक है? हेलो, ओके सर। Yes, sir. चलो आज की क्लास ओवर Yes, करते sir. हैं। गुड नाइट फ्रॉम टुडे, आज 8:15 हो गए ऑलरेडी। ये लास्ट में ओके थोड़ा सर। गुड इवनिंग ओके सर गुड नाइट। ओके, गुड नाइट Eat, sleep, Good night, proper, sir. repeat, sir. गुड नाइट सर God bless you. गुड इवनिंग सर Good evening everyone.